जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th के बायोलॉजी के सैंपल पेपर की। 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसके लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट ये है। इस पेपर को अगर आप पूरा देखेंगे, अच्छे से हल करेंगे, जो मैं समझा रहा हूँ वो नोट करते रहेंगे, समझेंगे, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस वर्ष भी। और आगे कभी भी आप इस पेपर को देखें तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको समझ में आ सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पेपर को। बायोलॉजी जिसका कोड है 044। मैक्सिमम मार्क्स 70 हैं, इसके 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटा आपको दिया जाएगा इसके लिए। इसके इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो पहला इंस्ट्रक्शन है कि सभी क्वेश्चन करने जरूरी हैं। इसके अलावा 33 क्वेश्चन होंगे और 5 सेक्शन इसमें होंगे और सभी कंपलसरी हैं सेक्शंस। सेक्शन ए में जो पहला सेक्शन है उसमें 16 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के। सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एक केस दी जाएगी आपको स्टोरी टाइप और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा सेक्शन ई जो होगा उसमें 3 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के। चौथा, कोई चॉइस आपको स्पेशल दी नहीं हुई है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में अथवा में यानी और में और करके एक क्वेश्चन दिया होगा तो उनमें से एक आपको करना है। और लास्ट, जब भी नेसेसरी होगा, जब भी जरूरत होगी तो नीट एंड क्लीन लेबल्ड डायग्राम, मतलब नेमिंग आप डायग्राम की करेंगे, डायग्राम के पार्ट्स के नाम लिखते रहेंगे। तो ऐसे लेबल्ड डायग्राम्स आपने बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस पेपर को। पहला क्वेश्चन इसमें है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 नंबर का। एन इनफर्टाइल कपल वाज एडवाइज्ड टू अंडरगो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बाय डॉक्टर। आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन below, select the correct stage for transfer to the fallopian tube for successful results। तो एक कपल था, पति पत्नी, जिनकी जो है इनफर्टिलिटी थी, बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। तो डॉक्टर ने उन्हें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह दी। IVF शॉर्ट में इसे कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है प्रयोगशाला के अंदर और फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और ओवम को मिलाना। तो प्रयोगशाला के बाहर स्पर्म और ओवम को मिलाकर मदर के जो है फेलोपियन ट्यूब या यूटेरस में जब इम्प्लांट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं IVF टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी से कई बच्चे हो चुके हैं, कई माओं की गोद भर चुकी है। तो किस स्टेज में मदर के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला, जाइगोट की स्टेज में, या जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमर। तीसरा, एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। तो इसमें बी सही है, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमर। तो 8 सेल्ड स्टेज, 8 ब्लास्टोमर स्टेज या जाइगोट स्टेज, इनके बीच की जो स्टेजेस हैं उस समय जाइगोट को माँ के गर्भ में फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्थापित कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो यहाँ पर मेथड्स दी हुई हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिससे बच्चे पैदा ना हो, गर्भ निरोधन कह सकते हैं इसे हिंदी में। और इसका मोड ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करता है। तो पहला गर्भ निरोधन उपाय है कॉन्डम। इन चारों में से एक जो इसका आंसर हो सकता है वो है प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स। तो मदर की जो सर्विक्स होती है वजाइना के एंड में, तो उस सर्विक्स तक पहुंचने में कॉन्डोम उसे रोकता है, स्पर्म को। इसके अलावा वेसेक्टोमी यानी नसबंदी, इसमें सीमेन कंटेन्स नो स्पर्म, यानी वेसेक्टोमी में जो हमारे टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं वो सीमेन तक नहीं पहुंच पाते, वीर्य तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि जो बीच की वास्ट डिफरेंस है उसे काट कर हम लाइगेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे कि स्पर्म ऊपर नहीं पहुंच पाता है सीमेन तक, वीर्य तक। तो ऐसा सीमेन प्रवेश करता है वजाइना के अंदर जिसमें स्पर्म हो ही ना। पिल्स यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती हैं, यानी महिला के गर्भाशय के साथ साथ जो फेलोपियन ट्यूब है और उसके बाद जो अंडाशय है, ओवरी, उसमें एग को बनने के बाद निकलने नहीं देती है, ओव्यूलेशन को रोकती है। ये पिल्स काम करती है। एग बाहर निकलेगा ही नहीं तो स्पर्म से फर्टिलाइज कैसे होगा और कैसे बच्चा पैदा होगा, इसलिए ऐसा काम पिल्स करती है। और लास्ट है ट्यूबेक्टोमी यानी नलबंदी। इसमें महिला के फेलोपियन ट्यूब को काट कर उसे बांध दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। तो ओवम नॉट एबल टू रीच फेलोपियन ट्यूब, जिससे ओवम यानी एग वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाता है और स्पर्म फर्टिलाइज नहीं होता। तो इसका आंसर है सी वाला, कि इसमें पहले का थर्ड, दूसरे का चौथा, तीसरे का सेकंड और डी का
फर्स्ट। तो ये आंसर इनके। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड रेसिड्यूज विल कॉन्स्टिट्यूट द हिस्टोन कोर। तो निम्न में से कौन सा एमिनो एसिड है जो हिस्टोन के कोर को बनाता है। तो उसमें से आंसर होगा ए, लाइजीन एंड आर्जिनिन। तो हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है H2A, H2B, H3, H4 का डबल, तो उस हिस्टोन कोर को बनाने वाला जो एमिनो एसिड है वो ये है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज डेवलपमेंट ऑफ ए, इसका आंसर ए होगा, कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर इन ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री। यानी अलग अलग एंसेस्ट्री यानी पूर्वजों से आए हुए जो जीव हैं उनके जो फंक्शंस हैं, कार्य हैं, उनमें समानता हो, कॉमन सेट दिखाई दें, तो उसे हम कहते हैं इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस का डेवलपमेंट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा हम देखते हैं। इसमें एपिस मेलिफेरा आर किलर बीज possessing टॉक्सिक बी वेनम। तो एपिस मेलिफेरा ऐसे बी हैं, मधुमक्खियां हैं जिनमें जहर पाया जाता है और वो किलर होती हैं, मारने वाली होती हैं। आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट एंड द टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप्ड फ्रॉम द गिवन टेबल टू ट्रीट अ पर्सन अगेंस्ट द वेनम ऑफ दिस बी। तो ऐसी मधुमक्खी के जो जहर से बचने के लिए कौन सी इम्यूनिटी डेवलप की जाएगी और ट्रीटमेंट का नाम भी बताना है। तो इसमें दो दिए हुए हैं, रेमेडी और इम्यूनिटी। तो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है और रेमेडी कौन सी है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज इससे बनेंगे और ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। तो परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज शरीर में बनाने पड़ेंगे। एंटीबॉडीज का मतलब होता है कोई भी जो बाहरी एजेंट बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है उसके खिलाफ अंदर कुछ प्रोटीन्स बनती हैं, उन्हें एंटीबॉडीज कहते हैं, जिससे वो बाहरी जो या तो जहर हो या कोई माइक्रोब्स हो उनसे हमारी रक्षा करता है। तो परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज जब शरीर में जाएंगी, शरीर में या बनेंगी, तो वो इस एपिस मेलिफेरा के जहर से शरीर की रक्षा करेगी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हम देखते हैं। इंटरफेरॉन्स आर मोस्ट इफेक्टिव in making non-infected cells resistant against the spread of which of the following diseases in humans। तो इंटरफेरॉन्स जो होते हैं बॉडी के अंदर वो नॉन अफेक्टेड सेल्स को रेसिस्टेंट बना देती है। यानी जो एक तो बाहरी जो माइक्रोब्स बॉडी के अंदर जाते हैं वो कुछ सेल्स को अफेक्ट कर देते हैं, चाहे वो HIV हो, चाहे दूसरे कोई भी वायरसेस हों बॉडी के अंदर जो प्रवेश करते हैं तो कुछ सेल्स को अफेक्ट कर देते हैं। लेकिन वो सेल्स कुछ ऐसे केमिकल्स निकालते हैं जिससे कि दूसरी सेल्स बचे रहें उस माइक्रोब के इन्फेक्शन से। इंटरफेरॉन्स वही केमिकल्स हैं और इसका आंसर होगा डी, एड्स। तो एड्स रोग जो है उसे फैलने से रोकने के लिए इंटरफेरॉन्स सीक्रेट किए जाते हैं सेल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सैंपल इन द टेबल गिवन बिलो विल हैव अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर किस वाटर में ज़्यादा होंगे। वाटर सैंपल ए जो है वो पॉल्यूशन लेवल उसका हाई है और BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बहुत हाई है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि उस पानी में, उस वाटर बॉडी में जो जीव रहते हैं, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किस में ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर भी ए ही है। यानी अगर पॉल्यूशन लेवल हाई हो और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो भी अगर हाई हो तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 8th क्वेश्चन में है द फिगर बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया की बॉडी में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA के रूप में होते हैं। एक तो सेंटर में उनका DNA होता है, लेकिन उसके अलावा भी साइटोप्लाज्म में कहीं कहीं इस प्रकार के DNA पाए जाते हैं। इनमें अलग अलग रीजन्स होते हैं, AMP, TET, ओरी साइट और ROP। ये सब अलग अलग भाग हैं, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो इसमें पूछा गया है अ फॉरेन DNA वॉज लाइगेटेड एट BAMH1। तो BAMH1 जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक फॉरेन DNA को जोड़ दिया गया, बाहरी DNA को डाल दिया गया। तो फिर क्या हुआ, द ट्रांसफॉर्मेंट्स वर देन ग्रोज इन अ मीडियम कंटेनिंग एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। तो जब
इसमें कुछ और डीएनए का टुकड़ा इसमें जोड़ दिया गया। फिर उसे दो एंटीबॉडीज जिसे टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन कहते हैं उस मीडियम में उसे ग्रो कराया गया। उसके जो है कई पीढ़ियां उसमें बनी। तो क्या हुआ, चूज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज फ्रॉम द गिवन टेबल। तो इसमें पूछा गया है कि किस जो बैक्टीरियल कॉलोनी जो डेवलप होगी उस मीडियम में जहाँ एंटीबायोटिक्स थे वहाँ टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, तो कौन सा ऑब्जर्वेशन इसमें आप देखेंगे। तो पहला है मीडियम विथ टेट्रासाइक्लिन, मीडियम विथ एम्पिसिलिन। इसका आंसर होगा बी, यानी टेट्रासाइक्लिन में भी कोई ग्रोथ नहीं होगी, नए जीव बनेंगे नहीं, लेकिन एम्पिसिलिन में ग्रोथ होगी। तो ये जो चेंज किया गया इस प्लाज्मिड में, यानी इसमें BAMH1 की जगह कोई दूसरा फॉरेन डीएनए जोड़ दिया गया, तो वहां पर टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में तो कोई ग्रोथ नहीं होगी उस बैक्टीरिया की, लेकिन एम्पिसिलिन के लिए ग्रोथ होगी। तो इसका मतलब एम्पिसिलिन के लिए वो रेजिस्टेंट नहीं है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के लिए वो रेजिस्टेंट है। 9th क्वेश्चन, स्वाति वाज ग्रोइंग अ बैक्टीरियल कॉलोनी इन अ कल्चर फ्लास्क अंडर आइडियल लेबोरेटरी कंडीशंस वेयर द रिसोर्सेज आर replenished. Which of the following equations will represent the growth in this case? बैक्टीरिया की कॉलोनी को ग्रो करा रही थी स्वाति एक फ्लास्क में। जो कंडीशंस थी वो आइडियल लेबोरेटरी कंडीशंस थी, सामान्य ताप और दाब की कंडीशंस में, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। उस कंडीशन में सभी रिसोर्सेज के रिप्लेनिश होने के साथ, मतलब सभी रिसोर्सेज वहाँ मौजूद थे, सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एयर और जो नमी, ये जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सब वहाँ थी, और बैक्टीरियल कॉलोनी को वो ग्रो करा रही थी लेबोरेटरी में। फिर क्या हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल रिप्रेजेंट द ग्रोथ इन दिस केस। तो वहाँ जो ग्रोथ होगी उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर बताना है। पॉपुलेशन साइज n मानेंगे, बर्थ रेट इज b, डेथ रेट इज t, यूनिट टाइम पीरियड इज t एंड कैरिंग कैपेसिटी इज k। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा b dn/dt इज इक्वल टू r n। तो इसे हम किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो यही सही माना जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे 10th, सी एनीमोन गेट्स अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ हर्मिट क्रैब। तो हर्मिट क्रैब नीचे रहता है और सी एनीमोन उसके ऊपर रहता है पीठ में। तो इसमें क्या होता है, द काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन एग्जिबिटेड इन दिस केस इज। तो इसमें कौन सा पॉपुलेशन इंटरेक्शन हुआ है, तो इसमें आंसर है कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म में क्या होता है, किसी को फायदा होता है लेकिन किसी दूसरे को न फायदा होता है न घाटा होता है, तो ये कहलाता है कमेंसलिज्म। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन्स इज द मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम रिस्पेक्टिवली। तो स्थलीय और जलीय जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, वहाँ एनर्जी फ्लो के लिए कौन सी फूड चेन जो है मेजर कंडक्ट करेंगी। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, ए दिया हुआ ऑप्शन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ग्रेजिंग और एक्वेटिक है ग्रेजिंग, डेट्रिटस 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 ग्रेजिंग और डेट्रिटस। तो इसका आंसर होगा सी, डेट्रिटस ग्रेजिंग फूड चेन रिस्पेक्टिवली। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू मतलब उनके प्राकृतिक स्थल पर ही उन्हें रखना, किसी जीव को, और उन्हें सुरक्षा देना जिससे कि वो अच्छे से ग्रो कर सके। लेकिन एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब है उनके प्राकृतिक स्रोतों से उन्हें कहीं और बसा देना, उन्हें कहते हैं हम एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो कौन सा एग्जाम्पल है इन चारों में से, आंसर है सीड बैंक। सीड बैंक क्या होते हैं कि जो प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनको हम कल्टीवेट करके और अच्छी कंडीशंस में, बहुत ठंडी कंडीशंस में उन्हें रख देते हैं सुरक्षित बहुत वर्षों तक, जिसे हम सीड बैंक कहते हैं। और ऐसे सीड्स उसमें रखे जाते हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, ताकि फ्यूचर में उनका यूज करके हम विलुप्ति से बचा सकें उस प्रजाति को। तो ये डी इसका आंसर है। तो अब सेक्शन ए में जो 13 से 16 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 13 to 16, वो दो स्टेटमेंट को लिए हुए रहेंगे, असर्जन और रीजन को। हमने बताना है कि ए सही है, बी सही है, सी या डी। ए हम कब कहेंगे, जब ए और आर यानी असर्जन और रीजन यानी कथन और कारण दोनों ही करेक्ट हो, और आर जो है, रीजन जो है, वो ए का सही एक्सप्लेनेशन हो, यानी कथन और कारण
दोनों सही हों और कारण कथन का सही एक्सप्लेनेशन हो, सही उसका व्याख्या करता हो। बी हम कब मानेंगे, जब ए और आर दोनों सही हों और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन ना हो, यानी रीजन असर्जन को सही एक्सप्लेन ना कर सके। सी हम तब कहेंगे जब ए ट्रू होगा आर फॉल्स होगा, और डी हम तब मानेंगे जब ए गलत होगा और आर सही होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, मतलब 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में असर्जन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो जो होते हैं वो अपने माता पिता यानी पेरेंट प्लांट के एग्जैक्ट सेम होते हैं। इसका कारण क्या है? रीजन, एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें ए सही है क्योंकि असर्जन भी सही है यहाँ पर और रीजन भी सही है, और रीजन असर्जन को एक्सप्लेन भी करता है क्योंकि इसी के कारण, यानी एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के यानी गैमीट्स के मिलने से नए सीड का जन्म हो जाता है। यानी माता और पिता के एग और पोलन ग्रेन की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर, बिना उसके ही प्लांट नया बन जाता है। इसीलिए जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट प्लांट के, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें होता है, गैमीट्स आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है जिनमें, उन्हीं में नए गुण आते हैं, माता पिता के अलावा अलग गुण आते हैं, नहीं तो माता पिता जैसे ही बच्चे पैदा होते रहते हैं। तो इसलिए ए सही यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, असर्जन यहाँ कहा गया है कथन, व्हेन व्हाइट आइड येलो बॉडीड ड्रोसोफिला, सफेद आंखें हैं और पीला शरीर है, ऐसी ड्रोसोफिला यानी फल मक्खी जो फीमेल है उसका हाइब्रिडाइजेशन किया गया। हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण या इंटरकोर्स, सेक्सुअल, उसे रेड आइड ब्राउन बॉडीड मेल से। तो ऐसा नर ड्रोसोफिला जिसमें लाल आंखें हैं और भूरा शरीर है उसका क्रॉस कराया गया ऐसी ड्रोसोफिला फीमेल से जिसका सफेद आंखें हैं और पीली बॉडी है। तो फिर क्या हुआ? एंड F1 प्रोजेनी वाज इंटरक्रॉस्ड, F2 रेशियो डेविएटेड फ्रॉम 9331। तो जो डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है, मेंडल का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था, उसमें जब ऐसी स्थिति आती है कि F2 में क्रॉस कराया जाता है तो 9331 का रेशियो आता है। लेकिन जब मॉर्गन ने स्टडी की ड्रोसोफिला की फीमेल और मेल, ये एग्जांपल वही दिया गया, मॉर्गन ने जो स्टडी की थी, मॉडर्न जेनेटिक्स के जो पिता हैं ड्रोसोफिला पर अध्ययन करने वाले TH मॉर्गन, उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने देखा कि 9331 जो रेशियो आता था मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस में, उससे अलग कुछ रिजल्ट्स आए थे। तो इसका कारण क्या दिया हुआ है? व्हेन टू जीन्स इन अ डाइहाइब्रिड आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस इज मच हायर देन नॉन पेरेंटल टाइप। तो जब दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम में होते हैं तो क्या होता है? द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज मच हायर देन नॉन पेरेंटल टाइप। तो माता पिता के जो जीन होते हैं वो आगे बढ़ते हैं तेजी से और उनकी जो रिकॉम्बिनेशंस हैं वो ज़्यादा होती हैं, इसलिए ए सही माना यहाँ पर गया है। असर्जन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन असर्जन को सही एक्सप्लेन करता है। अब हम देखते हैं 15th क्वेश्चन को। इसमें कथन कहा गया है, फंक्शनल ADA cDNA जीन मस्ट बी इंसर्टेड इन द लिम्फोसाइट्स एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ADA या cDNA जो जीन होते हैं उन्हें लिम्फोसाइट कोशिकाओं में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डालना पड़ता है, अर्ली एम्ब्रियो। और इसका रीजन क्या है? सेल इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज आर मॉर्टल, यानी एम्ब्रियो की स्टेज में जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत हो जाती है, जल्दी मर जाती हैं। डिफरेंशिएटेड एंड ईजी टू मैनिपुलेट, यानी वो मॉर्टल होती हैं, मृत हो सकती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती है यानी वो किसी और में बदल जाती हैं फ्यूचर में, एंड इजी टू मैनिपुलेट, यानी उन्हें आसानी से उनमें परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए उन्हें एम्ब्रियोनिक स्टेज में डालना चाहिए। तो यहाँ पर सी सही है, यानी ए तो ट्रू है, ऊपर वाला असर्जन यानी कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, इसलिए सी आंसर होगा इसका। तो 16वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गिवन बिलो इज द एज पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन इन वन ऑफ द स्टेट इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। इट डेपिक्ट्स द मेल पॉपुलेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, फीमेल पॉपुलेशन ऑन द राइट हैंड साइड, न्यूबॉर्न्स टुवर्ड्स द बेस एंड ग्रेजुअली increasing age groups as we move from base to the top with the oldest population at the top. Study this pyramid and comment upon the appropriateness of the assertion and reason. तो assertion और reason आपने बताना है कि इस पर कमेंट करना है, सही है गलत है। और इस चित्र में यहाँ पर दिया हुआ है एज ग्रुप का पिरामिड, लेफ्ट में है मेल और राइट में है फीमेल, और इधर पर नीचे न्यूबॉर्न है, नए जन्मे, और ऊपर की तरफ ओल्डेस्ट। तो
यहाँ से ऊपर की तरफ एज बढ़ते जा रही है। तो इस पिरामिड के अनुसार हमने यहाँ आंसर देने हैं इन एसर्जन और रीजन के। एक चीज़ यहाँ पर देखने में आ रही है कि ये जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा जीती हैं अधिक उम्र में, और मेल्स कम जीते हैं अधिक उम्र में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें एसर्जन है, इट इज़ अ स्टेबल पॉपुलेशन, ये स्थायी पॉपुलेशन है। और इसका कारण क्या है? द प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर ऑलमोस्ट इन इक्वल नंबर्स। प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल जो हैं बराबर नंबर। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब ये वाले जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, यानी लगभग 25 साल से पहले वाले, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज लगभग 30, 40, 50 से बाद तो शायद ही हो, 45 तक मानो, तो वहां जो नंबर है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। एट द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर रिलेटिवली फ्यूअर। और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं यानी 60 साल से ऊपर या 50 साल से ऊपर वाले, उनकी संख्या कम है। तो ये एक स्टेबल पॉपुलेशन है ऐसा कहा गया है। तो इसमें आंसर ए सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। एसर्जन भी सही है और रीजन भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और रीजन एसर्जन का सही एक्सप्लेनेशन करता है। तो ये जो कारण दिया हुआ है कि प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं उनमें चेंजेस हैं, इसीलिए ये स्टेबल पॉपुलेशन है। तो यही रहेगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 17th क्वेश्चन, सेक्शन बी यहाँ से शुरू हो रहा है और 2-2 नंबर के क्वेश्चन अब आने शुरू हो जाएंगे। देखिए सीबीएसई में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस टाइप से ज्यादा होते हैं, इनको देखकर आप घबराइएगा मत, इनको समझना पड़ता है कि आंसर होगा क्या। 17th क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो पार्ट ए एंड बी शो द लेवल ऑफ हॉर्मोन्स विच इन्फ्लुएंस द मेनेस्ट्रुअल साइकिल। तो ए जो है ये और बी जो है ये हार्मोन के लेवल को दिखा रहा है, जैसे एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये हार्मोन के लेवल्स को ए और बी दिखा रहे हैं। स्टडी द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस चित्र का हमने अध्ययन करना है। ये पहला दिन है जब मेनेस्ट्रुएशन शुरू होता है और ये 28वां 29वां दिन है जब पूरा मंथ पूरा होता है। तो मेनेस्ट्रल साइकिल का पूरा एक चरण है 28 से 29 दिन का। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द ऑर्गन विच सीक्रेट द हार्मोन रिप्रेजेंट्स इन पार्ट ए एंड बी। तो ए और बी में ये जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो ये कौन सीक्रेट करता है, कौन सा ऑर्गन सीक्रेट करता है? तो आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि सीक्रेट करती है इन हार्मोन्स को, एफएसएच और एलएच को। साथ साथ ओवरी भी सीक्रेट करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ए में पिट्यूटरी ग्लैंड और बी में ओवरी ये हार्मोन्स सीक्रेट करती है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ द हार्मोन्स इन पार्ट बी ऑन द यूटेरस ऑफ द ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग 6th to 15th डे ऑफ मेनेस्ट्रुअल साइकिल। तो 6 से 15वें दिन के बीच में पार्ट बी में जो हार्मोन है ये ओवरी से सीक्रेट हो रहे हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है मेनेस्ट्रुअल साइकिल के 6 से 15वें दिन में? तो यूटेरस के अंदर क्या चेंजेस आते हैं? तो ये आंसर है कि यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम है, सबसे आंतरिक दीवार जो कहेंगे यूटेरस की, उसमें रिजेनरेशन हो जाता है और प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाता है, यानी जो टिश्यू होती है वो स्पंजी हो जाती है और उसमें ब्लड भरना शुरू हो जाता है, ब्लड की कैपिलरीज आनी शुरू हो जाती है। तो ये चेंज होता है 6 से 15वें दिन में मेनेस्ट्रुअल साइकिल के और ह्यूमन फीमेल के यूटेरस में। और किस हार्मोन के कारण? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कारण, जो ओवरी से सीक्रेट होते हैं। देखिए बहुत समझना पड़ेगा, बायोलॉजी इतनी आसान नहीं है जितना लगता है। तो थोड़ा सा हमने इन हार्मोन्स को और मेनेस्ट्रुअल साइकिल के जो ये पूरे के पूरे चरण हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझना पड़ेगा पहले, तभी हम इनका आंसर दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी के नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। 18वें क्वेश्चन में पूछा गया है, अ ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट homozygous dominant for inflated green pods crossed with another pea plant with constricted yellow pods with the help of Punnett square. Show the above cross and mention the results obtained phenotypically and genotypically in F1 generation. तो phenotype का मतलब होता है बाहरी जो लक्षण होते हैं, बाह्य कैरेक्टर, आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स, और जीनोटाइप होता है अंदर जो जीन की संरचना उसके अंदर होती है, यानी कौन कौन से क्रोमोसोम उनके अंदर हैं, जीन्स कौन कौन से हैं, तो वो जीनोटाइप। और बाह्य दिखाई देने वाले कैरेक्टर्स हैं वो फिनोटाइप। तो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो F1 जनरेशन में क्या आएगा ये पूछा गया है, जब क्रॉस किस किस के बीच कराया जाए? इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड्स वाले पी प्लांट में, मटर के पौधे में, और कंस्ट्रिक्टेड येलो पॉड्स वाले पी प्लांट। तो इनमें इन्फ्लेटेड के लिए कैपिटल F और ग्रीन के लिए कैपिटल जी यहाँ पर कहा गया है। इसके अलावा कंस्ट्रिक्टेड यानी सिकुड़े हुए जो हैं पॉड्स, उनमें स्मॉल एफ और येलो पॉड्स के लिए स्मॉल जी। जब गैमीट्स बनेंगे तो उसमें एक कैपिटल F और एक कैपिटल G बनेगा, आएगा मतलब वो जो जीन है, और जो कंस्ट्रिक्टेड येलो पॉड्स के लिए स्मॉल F और G आएंगे। और F1 जनरेशन में जब इनका क्रॉस होगा तो सबके सब इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड्स बनेंगे,
एक कैपिटल एफ, एक स्मॉल एफ, एक कैपिटल जी, एक स्मॉल जी, सबके सबका जो जीनोटाइप होगा वो ऐसा ही होगा। तो इसका पीनेट स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो ये नीचे बनाया हुआ है मैंने। तो इसमें मेल के लिए जो गैमीट होंगे स्मॉल एफ स्मॉल जी ही होंगे सभी के लिए। फीमेल के लिए जो गैमीट होंगे कैपिटल एफ और कैपिटल जी होंगे। और जब वो मिलेंगे तो ये जो अलग अलग आ रहे हैं ये रिजल्ट्स, वो सब एक ही जैसे होंगे और सबके सब जो है वो कैपिटल एफ स्मॉल एफ और कैपिटल जी और स्मॉल जी आएंगे। यानी सबके सब जो बनेंगे वो बनेंगे फिनोटिपिकली हम अगर बात करें तो वो होंगे सभी इन्फ्लेटेड होंगे और ग्रीन पॉड्स होंगे। लेकिन जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल एफ स्मॉल एफ कैपिटल जी स्मॉल जी होगा। तो आधा आधा ये जो नंबर है वो इनमें मिलेगा। फिनोटाइप होगा सभी इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड और आधा नंबर मिलेगा इसमें जब हम जीनोटाइप बताएंगे इसका, कैपिटल एफ स्मॉल एफ कैपिटल जी स्मॉल जी। और एक नंबर हमें मिलेगा यहाँ जब हम ये वाला पुनेट स्क्वायर बनाएंगे पूरा का पूरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन में पूछा गया ड्यूरिंग अ फील्ड ट्रिप, घूमने के दौरान, वन ऑफ योर फ्रेंड इन द ग्रुप सडनली बिकम अनवेल। तो अचानक से कोई बीमार हो गया हमारे साथ जब टूर में जा रहे थे हम। स्टार्टेड स्नीजिंग एंड हैड ट्रबल इन ब्रीथिंग, छींकने लग गया अचानक और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तो फिर क्या हुआ? नेम एंड एक्सप्लेन द टर्म एसोसिएटेड विद सच सडन रिस्पॉन्सेज, व्हाट वुड द डॉक्टर रिकमेंडेड फॉर रिलीफ। तो रिलीफ के लिए डॉक्टर क्या करेगा और इस अचानक होने वाले इस रिस्पॉन्स को किस चीज से आप एसोसिएट करेंगे, ये क्यों हो रहा है? तो ये इसका आंसर होगा ए, फर्स्ट पार्ट, एलर्जी है। ये लगातार छींकना और सांस लेने में दिक्कत होना, तो अचानक से एलर्जी किसी चीज से अगर उसे हो रही हो तो शायद ये हो सकता है। और इसमें द एग्जीक्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। तो अचानक से किसी एनवायरमेंट में पाए जाने वाले एंटीजन कुछ भी हो सकता है, वो केमिकल भी हो सकता है, वो गंध हो सकती है, स्वाद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे सडन बॉडी में कुछ ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज होना शुरू हो जाता है और उसे एग्जीक्रेटेड रिस्पॉन्सेज कहते हैं इम्यून सिस्टम का, उसके लिए नाम दिया हुआ है। तो अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए तो एलर्जी बॉडी में होना शुरू हो जाती है और छींकना, खांसना, सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाता है। दूसरा इसमें पूछा गया है कि व्हाट वुड द डॉक्टर रिकमेंड फॉर रिलीफ। रिलीफ के लिए डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर्स वुड एडमिनिस्टर ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामाइंस, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स एनीवन टू रिड्यूस द सिम्टम। तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर एंटी एलर्जिक ड्रग्स देगा और वो एंटी एलर्जिक ड्रग्स एंटी हिस्टामाइंस होंगी एंड एड्रेनालिन होंगे या स्टेरॉइड्स होंगे और इनको देकर एलर्जी की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, यहाँ पर एक जीन के अंदर का सीक्वेंस दिया हुआ है। तो इसमें CTTAAG और इसका अपोजिट जो है 3' to 5' to 5' to 3', ये जो डायरेक्शन है इनमें जीनोटिपिक स्ट्रक्चर दिए हुए हैं GAATTC, यानी जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला पूछा गया है क्या क्वेश्चन कि व्हाट आर सच सीक्वेंसेस कॉल्ड, इन सीक्वेंसेस को क्या कहते हैं? नेम द एंजाइम यूज्ड दैट रिकॉग्नाइजेस सच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। तो पहले तो बताना है कि इन जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं जैसे रिपीट हो रहे हैं कैपिटल डी AA नीचे भी, तो इनको कहते क्या है और कौन सा एंजाइम है जो इन सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को। तो इनका आंसर है, इन्हें कहते हैं हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करके पता किया जा सकता है कि पर्टिकुलर डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस इन बायोटेक्नोलॉजी। तो जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी में इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का क्या यूज है? इसका आंसर है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन मेक कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स फॉर्मिंग स्टिकी एंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए और डीएनए टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट लाइगेशन ऑफ वेक्टर एंड फॉरेन डीएनए। इन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जो हैं इनका ये यूज है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो इनमें कट लगा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स, और इससे क्या होगा, डीएनए का रिकॉम्बिनेशन आसानी से कर सकेंगे। इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को पहचान करके यहाँ पर कट किया जा सकता है डीएनए को और यहाँ पर दूसरे डीएनए को जोड़ा जा सकता है, फॉरेन डीएनए को यहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 21वें क्वेश्चन में, गिवन बिलो is a pyramid of biomass in an ecosystem where each bar represent the standing crop available in the tropical level। तो tropical level 1 में कम जीव हैं और tropical level 2 में ज्यादा जीव हैं, यानी organisms ज्यादा हैं। फिर with the help of an example explain the conditions where this kind of pyramid is possible in nature। तो पिरामिड जो होते हैं, पिरामिड ऑफ एज, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, इसमें जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं वो बताते हैं
कि जीवों की संख्या हर एक स्तर पर कितनी है, यानी प्रोड्यूसर्स हैं वो कितने हैं, हर्बीवोर्स कितने हैं, कार्निवोर्स कितने हैं, टॉप कार्निवोर्स कितने हैं, यानी कंज्यूमर्स कितने हैं, और जो डिकम्पोजर्स हैं उनकी संख्या कितनी है। तो ये उनके नंबर्स को या उनके बायोमास को, यानी कितने ज्यादा जैव भार में वो हैं जीव, उनको ये दर्शाता है, ये ट्रॉपिक लेवल दर्शाता है। तो इसका आंसर ये होगा ए, इन्वर्टेड पिरामिड्स ऑफ बायोमास आर सीन इन एक्वेटिक कंडीशंस। तो इन्वर्टेड यानी उल्टे जो पिरामिड होते हैं, यानी जिसमें ट्रॉपिक लेवल 1 यानी उत्पादक जो होंगे, प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट वो कम होंगे, और जो सेकंड होंगे वो ज्यादा होंगे, जो प्लांट वगैरह को खाने वाले हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। तो ये जो उल्टा पिरामिड होता है अधिकतर कहाँ बनता है, एक्वेटिक कंडीशंस में, जहां पर पानी की व्यवस्था होती है, पानी के अंदर का जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है। अ लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन्स फिशेज इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आर फीडिंग ऑन द लीव्स ऑफ अ ट्री। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ही इन्वर्टेड पिरामिड का, लेकिन एक टेरेस्ट्रियल एग्जाम्पल भी है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक एग्जाम्पल है, जैसे एक पेड़ में बहुत सारे इंसेक्ट्स फीड कर रहे हैं। तो ट्रॉपिक लेवल 1 में एक ही पेड़ है, लेकिन ट्रॉपिक लेवल 2 में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। तो ये भी एक बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है इस प्रकार के ट्रॉपिक लेवल का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। तो 21वें क्वेश्चन का बी पार्ट यहां पर हम देखते हैं। विल द पिरामिड ऑफ एनर्जी बी ऑल्सो द सेम शेप इन दिस सिचुएशन, गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स। तो पिरामिड ऑफ नंबर तो उल्टा बन सकता है, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी को भी हम ऐसा बना सकते हैं, ट्रॉपिक लेवल 1 में छोटा हो और ट्रॉपिक लेवल 2 में बड़ा हो। तो इसका आंसर है बी, नो, नहीं बन सकता है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ऐसा बनेगा भैया, देखो लो, ये पहला छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे ये हमेशा अपराइट होगा, यानी नीचे बड़ा ऊपर की तरफ छोटा, प्रोड्यूसर ज्यादा, फिर हर्बीवोरस उससे कम, फिर कार्निवोरस उससे कम, फिर डिकम्पोजर्स उससे कम। तो ऐसा है, हमेशा एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा अपराइट बनेगा, क्योंकि एनर्जी लॉस हमेशा होता रहता है जब एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जाते हैं। अथवा में यानी और में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ए है, ड्रॉ अ पिरामिड ऑफ नंबर वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आर फीडिंग ऑन द लीव्स ऑफ अ ट्री, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस पिरामिड। तो उसका एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है। और ये देखिएगा आप, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, और ये सभी क्वेश्चंस को अगर आप समझ लेंगे तो ये बार बार रिपीट होंगे और जरूर कहीं ना कहीं ये पूछे जाएंगे। तो एक ऐसा पिरामिड बनाना था, पिरामिड ऑफ नंबर, जिसमें ट्री और इंसेक्ट के बीच वो होगा, और वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल होगा। तो ये है उसका आंसर। तो ये ट्रॉपिक लेवल जो 2 हैं, इनका चित्र वहां पर बनाना है, ड्रॉ करना है, और इसमें व्हाट इज द शेप ऑफ दिस पिरामिड। तो इस पिरामिड का शेप हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीड ऑन वन ट्री, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स एक ट्री में फीड कर रहे हैं, इसलिए इसे उल्टा यानी इन्वर्टेड ये हमेशा बनेगा। दूसरा इसका क्वेश्चन है बी, विल द पिरामिड ऑफ एनर्जी बी ऑल्सो द सेम शेप इन दिस सिचुएशन, गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स। यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो भी ऐसा बन सकता है। देखिए जो पहला क्वेश्चन था उसी का जैसा ये क्वेश्चन भी है, तो नहीं बन सकता है, और ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी सेम ही होगा, क्योंकि एनर्जी लॉस हमेशा हर टॉपिक लेवल में होता है, इसलिए वो हमेशा समान नहीं बन सकता, यानी वो उल्टा नहीं बन सकता, हमेशा अपराइट यानी सीधा ही बनेगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी, जिसमें 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन अब आने वाले हैं। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 22वां है ये, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नर जनन तंत्र में अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका क्या काम है। स्क्रोटम का क्या काम है, जो टेस्टीज हमारे जो होते हैं, वृषण अंडे जैसे 2, वो शरीर से बाहर एक थैले में निकले रहते हैं, उसे स्क्रोटम कहते हैं। इसके अलावा लेडिक सेल और मेल एसेसरी ग्लैंड्स, इन तीनों के क्या क्या काम है ये पूछा गया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। स्क्रोटम का क्या काम है, द टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, शरीर के जो पेट है, जो एब्डोमिनल कैविटी है उससे बाहर ये सिचुएट होते हैं टेस्टिस, विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, और वो जो पाउच होता है उसे स्क्रोटम कहा जाता है। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है अधिक टेम्परेचर में स्पर्म को नहीं बना सकते, इसलिए उन्हें कम टेम्परेचर चाहिए। कितना कम, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी का टेम्परेचर होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 2.5 डिग्री कम रखना पड़ता है टेम्परेचर टेस्टिस का, इसीलिए बॉडी के बाहर ये टेस्टिस रहते हैं, तभी वहां स्पर्म बनते हैं। इसीलिए स्क्रोटम बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, यानी स्पर्म निर्माण के लिए, शुक्राणु जनन के लिए। बी है लेडिक सेल्स, द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस।
यानी जो टेस्टीज हैं हमारे दो होते हैं, अगर इनको काट के देखेंगे तो इसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे लेडिक सेल्स, और इनके बीच बीच में अलग अलग जो ये रीजन है इन्हें इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो इन इंटरस्टिशियल स्पेस में यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं छोटी छोटी। इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल को लेडिक सेल्स कहा जाता है, और लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स, और उन्हीं लेडिक सेल्स से सीक्रेट होता है टेस्टिस के हार्मोन एंड्रोजन, और उससे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पूरा कंट्रोल होता है। मेल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो भी कंट्रोल होते हैं, और स्पर्म निर्माण भी इससे होता है। और सी है मेल एसेसरी ग्लैंड्स। मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड्स पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, जिससे सीमेन निकलता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, वहां भी स्पर्म के लिए जो सीमेन है वो बनता है कुछ परसेंटेज उसका। एंड पेयर्ड बल्बोरिथ्रल ग्लैंड्स, यहाँ से चिकना पदार्थ निकलता है, और हमारे जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, जो लिंग के अंदर की जो ट्यूब है उसको वो नम रखती है। ये जो बल्बोरिथ्रल ग्लैंड है उससे निकलने वाली सीक्रेशंस। सीक्रेशंस ऑफ दीज ग्लैंड कंटेन्स द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। तो सेमिनल प्लाज्मा इससे बनता है, सीमेन का प्लाज्मा, यानी जो वीर्य है उसका जो स्पर्म के अलावा जो तरल पदार्थ पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ, वाइटिस, उसमें कैल्शियम होता है, फ्रक्टोज होता है, और एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो सब सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है, और मेल एसेसरी ग्लैंड जो हैं उनसे वो बनते हैं। द सीक्रेशंस ऑफ बल्बोरिथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तो ये मैंने बता दिया कि पेनिस के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसे लुब्रिकेट रखने के लिए, लुब्रिकेशन के लिए बल्बोरिथ्रल ग्लैंड्स भी सीक्रेट करती हैं कुछ सीक्रेशंस। नेक्स्ट 23, स्टेट द एजेंट विच हेल्प इन पॉलिनेशन इन फॉलोइंग प्लांट्स। तो ये जो प्लांट्स दिए हुए हैं, कॉर्न, वाटर हाइसिंथ और वेलिस्नेरिया, इनके पॉलिनेशन के लिए कौन से एजेंट्स काम करते हैं? एक्सप्लेन द एडेप्टेशंस ऑफ दीज प्लांट्स टू एंश्योर पॉलिनेशन। तो परागण यानी पॉलिनेशन का मतलब है कि पोलन ग्रेन्स का नर भाग, जो प्लांट का नर भाग है, उससे मादा भाग एंड्रोशियम से गाइनोशियम तक जो पहुंचने की प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को कौन इंश्योर करता है, और एडेप्टेशन क्या क्या उसमें किए गए हैं इन प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए? तो इसका आंसर है पहला, कॉर्न। कॉर्न यानी जो मक्का है वो विंड पॉलिनेशन इसमें होता है, हवा से पोलन ग्रेन्स जाते हैं स्टिग्मा तक पोलन सैक से। और न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इन एन इन्फ्लोरेसेंस, यानी बहुत सारे फूल होते हैं एक इन्फ्लोरेसेंस में, पुष्प क्रम में बहुत सारे फूल जब एक साथ लगे हो तो उसे कहते हैं हम इन्फ्लोरेसेंस। तो मक्के के आप ऊपर देखेंगे, सबसे ऊपर एक सफेद सफेद जैसे एक बाल जैसे होते हैं उस टाइप के निकले रहते हैं, तो वहां फूल होते हैं छोटे छोटे, और उनके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। द टेसल्स सीन इन द कॉर्न कब आर द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। और जो मक्का होती है, जहाँ जो खाते हैं हम मक्का, उसके ऊपर जो बाल जैसे निकले रहते हैं, बचपन में हम उसकी मूछे भी बनाते थे, तो वो जो बाल जैसे हैं वो उनको ट्रैप करती है, और अंदर ओवरीज होती है छोटी छोटी, उनमें वो पोलन ग्रेन्स जाते हैं और फिर मक्के के बीज बनते हैं। तो वो जो बीज होते हैं हम खाते हैं, जो वही बीज सीड जो है वो पॉलिनेशन के बाद बनते हैं कॉर्न के अंदर। दूसरा है वाटर हाइसिंथ, इंसेक्ट और विंड। तो या तो इंसेक्ट से होगा पॉलिनेशन या हवा से होगा यहाँ। तो इसमें क्या होता है, वाटर हाइसिंथ, इन वाटर हाइसिंथ द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। जैसे लैंड प्लांट्स में होता है वैसे ही ये पानी के ऊपर आए रहते हैं, इनके फ्लावर्स पानी के ऊपर रहते हैं, तो वहां इंसेक्ट भी आ सकते हैं और हवा से भी इधर से उधर पोलन ग्रेन्स मूव कर सकते हैं, इसलिए वाटर हाइसिंथ जो है उनमें इंसेक्ट और विंड से पॉलिनेशन होता है। तीसरा है वेलिस्नेरिया, ये पूरा का पूरा पानी में सबमर्ज्ड रहता है, इसलिए वाटर पॉलिनेशन ही इसके अंदर होगा। वेलिस्नेरिया में जो फीमेल फ्लावर है रीचेज द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक। तो पानी के नीचे, तली में तो इसकी जड़ होगी, लेकिन ऊपर जो फ्लावर होगा वो बहुत ऊपर तक आए रहेगा, और नीचे पानी के अंदर इसका स्टॉक रहेगा लंबा सा, और फ्लावर जो है वो ऊपर सरफेस में रहेगा। लेकिन मेल फ्लावर्स एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनटू द सरफेस ऑफ वाटर। तो मेल फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पानी की सतह पर गिरे रहते हैं, रिलीज हुए रहते हैं। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट्स, सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड स्टिग्मा। तो पानी के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स गिरे हुए रहेंगे वेलिस्नेरिया के, वो वाटर करंट के साथ साथ फीमेल फ्लावर तक जाएंगे और वहां स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। स्टिग्मा से फिर पोलन ट्यूब निकलेगी, और स्टिग्मा से स्टाइल ओवरी तक वो जो है पोलन ग्रेन्स के जो न्यूक्लियस है वो जाएंगे, और फिर आगे पॉलिनेशन के बाद की जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन और आगे की एम्ब्रियोजेनेसिस, वो सब प्रोसेस आगे होंगे। तो ये था एग्जांपल, कॉर्न का विंड, वाटर हाइसिंथ का इंसेक्ट या विंड,
और वेलिस्नेरिया का वाटर से पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है 24वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ए है आइडेंटिफाई द पोलैरिटी ऑफ एक्स एंड एक्स डैश इन द डायग्राम बिलो एंड मेंशन हाउ मेनी मोर एमिनो एसिड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एडेड टू दिस पॉलीपेप्टाइड चेन। देखिए ये एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में ये है राइबोसोम्स, लार्जर सब यूनिट या स्मॉलर सब यूनिट, और इसमें ये है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, जो डीएनए से बन के आया है, उसकी कॉपी लेकर यहाँ पर आया हुआ है। और यहाँ पर हो रहा है प्रोटीन सिंथेसिस। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं कुछ दिनों में पढ़ाऊंगा इस चैनल पर, आप जरूर उसे देखिएगा, डिटेल में उसे पढ़ेंगे हम। तो यहाँ टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए आते रह रहे हैं अपने जेनेटिक कोड के हिसाब से, ट्रिपलेट कोडन के हिसाब से यहाँ एमिनो एसिड्स को जोड़ते जा रहे हैं, और ये एमिनो एसिड्स की एक लंबी चेन बन रही है और इसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो यहाँ वैलिन, एलेनिन, सेरीन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड्स जुड़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक्स से एक्स डैश की तरफ जो डायरेक्शन होगा यहाँ से यहाँ, वो कौन सा होगा। देखिए जब ये डीएनए से बने थे तो एमआरएनए जो ये बना हुआ है ये डीएनए से बन के आया है ट्रांसक्रिप्शन में, तो वहाँ इसका जो डायरेक्शन थी वो 3' to 5' थी, लेकिन यहाँ 5' यहाँ होगा और 3' यहाँ होगा, तो ये अपोजिट यहाँ पर होगा। और ये जो जेनेटिक कोड्स हैं 3-3 के जोड़े, 3-3-3, ये जो 3-3 के जोड़े हैं ये इन एमिनो एसिड्स के लिए कोड हो चुके हैं, और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, और ये अंत में यहाँ पर आ चुका है UAA। तो UAA जो जेनेटिक कोड होता है वो टर्मिनेशन कोडोन कहलाता है। तो UAA के अलावा UAG, UGA, ये 3 कोडोन ऐसे हैं जो किसी भी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, और ये टर्मिनेशन कोडोन कहलाते हैं, और इनका नाम है ओचर, अंबर और ओपल। तो ये जब आते हैं तो फिर ये चेन आगे बढ़ना बंद हो जाती है और ये चेन को टर्मिनेट कर देती है। तो इसके बाद कोई भी एमिनो एसिड इससे नहीं जुड़ेगा। इसके बाद बी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मेंशन द कोडोन एंड एंटीकोडोन फॉर एलिनीन। तो जो एलिनीन यहाँ पर है, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वाला एलिनीन। तो इस एलिनीन के लिए कोडोन कौन सा होगा और एंटीकोडोन कौन सा होगा ये पता करना है। तो इसका आंसर है, कोडोन होगा GCA और एंटीकोडोन होगा इसका उल्टा, G की जगह C, C की जगह G और A की जगह U, तो CGU इसका एंटीकोडोन होगा। इसके बाद यहाँ पर बनाया हुआ है देखिए GCA, ये 3 है ना, इसके ऊपर ये जुड़ा है TRNA, और इसके बाद एलिनीन इससे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए GCA इसका कोडोन और CGU इसका एंटीकोडोन, जो TRNA में होगा एंटीकोडोन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई आर सम अनट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस सीन इन mRNA कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, वेयर एग्जैक्टली आर दे प्रेजेंट ऑन mRNA। तो कुछ अनट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस mRNA में दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं उनमें कोई भी ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। तो इसका आंसर है, द अनट्रांसलेटेड रीजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो कुछ ऐसे भी रीजन्स होते हैं जो ट्रांसलेट नहीं होते हैं, और वो अच्छे ट्रांसलेशन के लिए जरूरी होते हैं। दे आर प्रेजेंट बिफोर द इनिशिएशन कोडोन एट 5' 3' एंड एंड आफ्टर स्टॉप टर्मिनेशन कोडोन एट 3' एंड। तो ये स्टार्ट कोडोन से पहले भी होंगे मौजूद 5' एंड में, और टर्मिनेशन कोडोन ये UAA आ गया है उसके बाद भी ये पाए जाएंगे 3' एंड में। तो यानी ये जो जेनेटिक कोड होते हैं mRNA में, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, वो किसी भी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे, लेकिन इनमें हेल्प जरूर करेंगे ट्रांसलेशन में। तो जेनेटिक कोड से ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनको बनाने में वो मदद करेंगे, उनको रेगुलेट करेंगे, जिनको ओपेरॉन कहते हैं, वो बाद में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ओपेरॉन मॉडल को। तो वो 3' और 5' एंड के साथ होते हैं और वो ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को मदद जरूर करते हैं बाहर से। तो ऐसे कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन भी पाए जाते हैं mRNA में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, हाउ इज हार्डी-विनबर्ग एक्सप्रेशन p² + 2pq + q² = 1 डिराइव्ड। ये कैसे निकाला गया, इसको हमने बताना है। आंसर है, सम टोटल ऑफ ऑल द एलील्स फ्रीक्वेंसीज 1, यानी जितनी भी एलील्स की फ्रीक्वेंसीज हैं वो 1 होंगी हार्डी-विनबर्ग के अनुसार। लेट अस बी अलाउ एलील A एंड A इन अ पॉपुलेशन, यानी एक कैपिटल है A एलील और एक स्मॉल एलील है A। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील A एंड एलील स्मॉल a आर P एंड Q। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है P और इसकी है Q।
यानी ये इतनी बार चेंज हो सकता है या अलग अलग रूप दिखा सकता है ये वाला एलील। एलील मतलब कोई कैरेक्टर का अल्टरनेटिव फॉर्म, जैसे हमारी लंबाई या कलर या कुछ भी। तो उसकी ये है फ्रीक्वेंसी पी, और स्मॉल ए दूसरा एलील है, दूसरा जीन है, उसकी फ्रीक्वेंसी है क्यू। फिर क्या, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज पी स्क्वायर। अगर कोई स्मॉल ए वाला है, रिसेसिव कैरेक्टर वाला है, तो उसका पी स्क्वायर हमने मान लिया फ्रीक्वेंसी। और इट कैन बी एक्सप्लेन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील ए with the frequency of p would appear on both the chromosomes of a diploid individual is simply the product of the probabilities p square. Similarly, the frequencies of capital A is q square and that of capital A small a is 2pq. तो इसमें ये जो हार्डी विनबर्ग रूल है, इसमें p स्क्वायर 2pq और q स्क्वायर ये तीन चीजें हैं। तो इसमें p स्क्वायर को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल, और q स्क्वायर को हम कहेंगे, q स्क्वायर ये है स्मॉल ए वाले की, रिसेसिव वाले की जो फ्रीक्वेंसी है, और 2pq जो है वो जो मिक्स है, हाइब्रिड है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इन तीनों की फ्रीक्वेंसीज को मिला के हम देखेंगे जो डोमिनेंट है, जो रिसेसिव है और जो हाइब्रिड है, तीनों जो एलील्स के जो जोड़ हैं, योग है, वो एक होगा उनकी फ्रीक्वेंसीज का। तो यही दिखाता है हार्डी विनबर्ग रूल। और इसमें और चीज बताई है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर पी स्क्वायर रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। तो होमोजाइगस जो डोमिनेंट है कैपिटल ए उसकी फ्रीक्वेंसी को दिखाता है पी स्क्वायर, और 2pq दिखाता है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप को, जिसमें मिक्स प्रजाति बनी हुई है, यानी दोनों से मिली हुई कैपिटल ए और स्मॉल ए वाले। जो क्यू स्क्वायर है वो रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन को दिखाती है। तो इन तीनों को मिला के एक वो आएगा, हमेशा समान रहेंगी ऐसी फ्रीक्वेंसीज हार्डी विनबर्ग नियम के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, लिस्ट एनी टू फैक्टर्स दैट कैन डिस्टर्ब द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। यानी जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है किसी भी पॉपुलेशन का, यानी जैसे किसी क्षेत्र में कुछ कछुए रह रहे हैं और वो उनके बच्चे लगभग कछुए सेम प्रजाति के, सेम टाइप के ही बनते रह रहे हैं, तो वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है, यानी उसमें कोई विशेष अंतर नहीं आया है। लेकिन कहीं से कुछ दूसरे कलर वाले जो कछुए हैं वहां रहना शुरू कर दें, जैसे वहां ब्राउन रहते थे तो येलो माना आ गए, तो येलो उनके साथ इंटरमिक्स होंगे, उनके साथ ब्रीड करेंगे, तो कुछ जीव फिर वहां येलो भी बनने शुरू हो जाएंगे या कुछ मिक्सचर बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम को प्रभावित कर दिया उन येलो वालों ने वहां आके। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्डी विनबर्ग रूल को प्रभावित करते हैं या जेनेटिक इक्विलिब्रियम को प्रभावित करते हैं? वो हैं ये, नंबर 1 जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, यानी दूसरा जीन वाले जीव वहां आ जाएं, जैसे वो कछुए आए पीले। दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि जीन जो है आगे बढ़ने से रुक जाए, या कुछ पॉपुलेशंस वहाँ मर जाए, या कुछ नए जीन वहाँ पर ऐड हो जाएं, या जीन मूवमेंट करके अलग अलग जगह पे चले जाएं, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है। इसके बाद म्यूटेशन वहाँ हो जाए, यानी सडन हेरिटेबल चेंजेस हो जाए, अचानक से होने वाले आनुवंशिक परिवर्तन अगर उन जीवों में हो जाए, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाए, यानी उन जीवों के आपस में क्रॉसिंग से कुछ नए कैरेक्टर्स बनने शुरू हो जाए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाए, या नेचुरल सिलेक्शन हो जाए, यानी एक जीव अडेप्ट हो पाए उनमें से, उन सब पॉपुलेशन में से, और जीव सब मर जाएं, तो उस पर्टिकुलर जीन वाले जीव को ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो ये सब अगर हो जाए, ये पांचों चीज, तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रभावित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये पांचों चेंज ना हो तो हार्डी विनबर्ग रूल वही रहेगा एक हमेशा, यानी कोई भी चेंजेस जेनेटिक इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो 25वां था, ए और बी जो क्वेश्चन थे, वो दोनों ही हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से संबंधित थे। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन में। ये एंटीबॉडी यहाँ पर बनी हुई है इस चित्र में, ये इसके बारे में पूछा गया है। तो हाईलाइट द स्ट्रक्चरल इंपोर्टेंस ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल विद अ डायग्राम। तो डायग्राम बनाना है ये वाला, पहले तो ये आपने बार बार बना के याद करना पड़ेगा। इसमें हैवी चेन है, लाइट चेन है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स नाइट्रोजन भी यहाँ मौजूद है इनमें, और कार्बन CC भी मौजूद है। तो ये स्ट्रक्चर सबसे पहले बना के याद करना पड़ेगा। उसके बाद इनका इंपोर्टेंस भी बताना है, और नेम द 4 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी फाउंड टू गिव अ ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, मेंशनिंग द फंक्शंस ऑफ 2 ऑफ देम यू हैव स्टडीज। तो इनके इम्यून रिस्पॉन्स, उनके 4 टाइप्स बताने हमने एंटीबॉडीज के। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन जिस चित्र में आप देख रहे हैं वो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में होती है। बोथ आर अरेंज्ड इन शेप ऑफ वाई। ये दोनों हैवी और लाइट चेन वाई के शेप में अरेंज रहेंगी। हेंस द एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2। 2 H यानी हैवी चेन और 2 लाइट यानी
छोटी चेन, वो दोनों ऐसे अरेंज रहेंगी वाई शेप्ड में, इसलिए इसे H2L2 कहा जाता है। और इसके बाद डायग्राम का जो है नंबर मिलेगा आपको, और लाइट चेन, हैवी चेन आपने बतानी पड़ेगी, और एंटीबॉडी के नाम भी बताने पड़ेंगे, IgA, IgM, IgE और IgG। इनके काम क्या है? IgA का काम है लैक्टेटिंग मदर टू प्रोटेक्ट देयर इन्फेंट। तो बच्चे को कई बीमारियों से रक्षा कराने के लिए IgA मदर के बॉडी में बनता है, और दूध में वो इम्यूनोग्लोबुलिन, इसका फुल फॉर्म है IG का, और IgA जो है इम्यूनोग्लोबुलिन A, उसका काम है बच्चे को सुरक्षा करना। और IgE इम्यूनोग्लोबुलिन E उसे एलर्जेंस से प्रोटेक्ट करना, शरीर को बाहरी जो एलर्जी की जो चीज़ें हैं, एलर्जेन जिन्हें कहते हैं हम, जैसे पॉलन ग्रेन्स है या कुछ गैसेस हैं, उनके बॉडी में आने से बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रोकना, एलर्जेंस से शरीर की रक्षा करना, ये IgE का काम है। तो ये अलग अलग एंटीबॉडीज़ हैं जिनका काम बताया गया इस क्वेश्चन के आंसर में। और में आया हुआ है एक क्वेश्चन, इसमें ए है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स एंट्री इन द बॉडी ऑफ फीमेल एनोफिलीज टिल द कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इन ह्यूमंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत ही सिंपल भी है और मज़ेदार भी है कि बॉडी के अंदर जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है ह्यूमन के अंदर वो बतानी है, और उस प्लाज्मोडियम जो कि प्रोटोजोआ है उसकी लाइफ साइकिल जो दूसरा होस्ट है मच्छर, उसकी बॉडी में कैसे चलती है ये भी आपने बताना है। बॉडी ऑफ फीमेल एनाफिलीज टिल द कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। तो सबसे पहले फीमेल एनाफिलीज के शरीर में जो प्रवेश करता है प्लाज्मोडियम, और उसके बाद ह्यूमन के शरीर में जो प्रवेश करता है उसकी लाइफ साइकिल आपने बतानी है, चित्र सहित वो हम बताएंगे। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, डायग्राम नेक्स्ट पेज में हम दिखाएंगे, और पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्हेन अ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन द पैरासाइट्स एंटर द मॉस्किटो बॉडी एज गैमेटोसाइट। तो गैमेटोसाइट के रूप में बॉडी के अंदर प्रवेश करता है जब एनाफिलीज मच्छर काटता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को। पहले इस चित्र को देखिए, ये देखिए, सबसे पहली बात, मच्छर से ही ये फैलेगा। प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, नंबर 1। दूसरा, सबसे पहले अगर नॉर्मल पर्सन को नॉर्मल मच्छर काटेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, यानी ऐसा व्यक्ति जो पहले से बीमार है, उसको अगर काटता है मच्छर, वो फीमेल एनाफिलीज, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस चित्र में, तो फीमेल एनाफिलीज के शरीर में जो वो ब्लड चूसेगी उस व्यक्ति के शरीर से, तो उस ब्लड के साथ साथ वो छोटे छोटे गैमेटोसाइट्स भी बॉडी के अंदर आ जाएंगे, और वो जब गैमेटोसाइट अंदर आएंगे तो वहाँ वो गैमेटोसाइट, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स होते हैं, माइक्रो गैमेटोसाइट और मेगा गैमेटोसाइट, वो आपस में मिलके वो फिर बनाते हैं मॉस्किटो के शरीर के अंदर स्पोरोजोइट, और वो स्पोरोजोइट उनके जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं उनमें आ जाती है, उनको इन्फेक्ट कर देती है। तो वो जिसको व्यक्ति को भी काटेंगे, सामान्य आदमी को, तो उन मच्छरों के सलेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलेगा उससे वो सामान्य आदमी भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। यानी वो जो मच्छर है जिसने काटा किसी बीमार मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को, तो उस मच्छर की बॉडी में भी इन्फेक्शन हो गया मलेरिया का, यानी मच्छर को भी मलेरिया हो गया। अब क्या होगा, नॉर्मल व्यक्ति को फिर जब काटेगा मच्छर, तो इसके मच्छर के शरीर से जो लार गया उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर, तो उससे वो स्पोरोजोइट उसके अंदर चले जाएंगे उस नॉर्मल व्यक्ति के, और वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। होता ये है कि मच्छर को बहुत दर्द होता है जब उसे इन्फेक्शन हो जाता है रोगी व्यक्ति से, तो वो सलेवरी ग्लैंड्स में बहुत ज़्यादा दर्द करता है, और जब वो खून चूसता है तो पेट में उसे अंदर ले नहीं पाता, तो उसके गले में बहुत दर्द होता है, तो वो बार बार उसे थूकता है ब्लड को, और फिर चूसता है, फिर थूकता है, तो इससे क्या होता है, सलाइवा उस व्यक्ति के अंदर चला जाता है। उसके बाद व्यक्ति के ब्लड में वो जाके वो लीवर में जाता है स्पोरोजोइट, और वहाँ लीवर में वो अलग अलग प्रोसेसेस करना शुरू कर जाता है, साइजोगोनी वगैरह वगैरह, और बाद में वो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और रेड ब्लड सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है, और वहाँ गैमेटोसाइट्स बनाता है, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स। और ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स रेड ब्लड सेल यानी ब्लड में रहते हैं, और बाद में जब मच्छर उस व्यक्ति को काटता है, नॉर्मल मच्छर, तो फिर उस मच्छर के शरीर में वो गैमेटोसाइट जाके बाद में फिर स्पोरोजोइट बनाते हैं, और इस प्रोसेस को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहते हैं। ये है एक मलेरिया परजीवी यानी फीमेल एनाफिलीज मच्छर के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, जो मच्छर के शरीर में जाती है इन्फेक्टेड व्यक्ति से, और इन्फेक्टेड मच्छर के शरीर से जाती है
नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में। तो ये दो प्रोसेसेस या दो होस्ट हैं, ह्यूमन होस्ट और मॉस्किटो होस्ट, मलेरिया के लिए या कह सकते हो फीमेल एनोफिलीज के लिए। तो इसी को हमने लिखना है, यहाँ पर डायग्राम भी बनाना है और इसको यहाँ पर एक्सप्लेन भी करना है। पहले तो गैमेटोसाइट के रूप में मॉस्किटो की बॉडी में वो जाते हैं और वहाँ मच्छर के पेट में वो फर्टिलाइजेशन करते हैं मेल और फीमेल, और वहाँ स्पोरोजोइड वो बना देते हैं, और वो स्पोरोजोइड फिर सेलेवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। फिर जब नॉर्मल व्यक्ति को वो मच्छर काटता है तो मच्छर के शरीर से ह्यूमन बॉडी में वो एंटर करता है और फिर वो लीवर में पहुंचता है, लीवर में वो इन्फेक्शन करता है और बाद में जो है रेड ब्लड सेल को भी इन्फेक्ट करता है और वहाँ गैमेटोसाइट बनाना शुरू कर देता है। गैमेटोसाइट्स फिर स्पोरोसाइट बनेंगे, फिर ऐसे प्रोसेस आगे चलते रहे। दूसरा इसमें बी है, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ चिल एंड हाई फीवर ड्यूरिंग मलेरियल अटैक इन ह्यूमंस। होता ऐसा है कि जिसको मलेरिया हो गया ना, तो वो बार बार उसे ठंड और बहुत ज़्यादा बुखार, ऐसा एक पीरियोडिक चेंजेस में होता रहता है। जैसे रात रात को उसको बहुत ज़्यादा बुखार आ जाएगा, बहुत ठंडा उसे लगेगा, कंपकपी जैसा बुखार। तो एक पीरियोडिक साइकिल के रूप में वो चीज़ें आती है। वो ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर है द रप्चर ऑफ आरबीसीज रिलीज अ टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड हीमोजोइन। तो बार बार जब रेड ब्लड सेल्स टूटेंगी, क्योंकि उसे गैमेटोसाइट्स से इन्फेक्शन उनमें हो गया रेड ब्लड सेल में, तो बार बार जब वो टूटेंगी तो एक टॉक्सिक यानी जहरीला केमिकल निकलेगा हीमोजोइन, और उस हीमोजोइन के कारण चिल यानी ठंडी और हाई फीवर व्यक्ति को होगा। तो ये हीमोजोइन जो निकलता है टॉक्सिक केमिकल आरबीसी के रैप्चर होने से, उससे ये प्रॉब्लम आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर, अ मिक्सचर ऑफ डीएनए विथ फ्रेगमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम 200 base pairs to 2500 base pair was electrophoresed on agarose gel with the following arrangement। यहाँ पर ये चित्र है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, और ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं जहाँ पर डीएनए के सॉल्यूशंस को डाला जाता है। आपने पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा है तो हमारी वीडियोस में पढ़ेंगे आप। तो यहाँ जब इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है तो ये जो डीएनए के टुकड़े हैं ये आगे की तरफ मूव करते हैं अलग अलग लंबाई के हिसाब से। ये इस एगरोस जेल में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जेल भरा रहता है और ये बैंड बनना शुरू हो जाता है, मतलब अलग अलग लंबाई के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद इन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है फिर अलग अलग नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पेपर में और वगैरह वगैरह अलग में, उसका एक्सरे फिर निकाला जाता है जिससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। तो पहला क्वेश्चन है ए, व्हाट रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड ऑन स्टेनिंग विथ एथिडियम ब्रोमाइड, एक्सप्लेन विथ रीजन। अगर हम एथिडियम ब्रोमाइड से इसे स्टेन करें तो क्या चेंजेस आएंगे, एथिडियम ब्रोमाइड इसमें डाल देंगे तो क्या होगा? तो इसका आंसर है नो बैंड्स विल बी ऑब्टेन्ड एज ऑल डीएनए विल बी सीन इन द वेल ओनली। तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे अगर एथिडियम ब्रोमाइड हम डाल देंगे तो ऐसा दिखाई देगा, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कोई भी डीएनए इसमें नहीं दिखाई देगा जेल में, वो वेल में ही रहेंगे, वेल मतलब इनमें खानों में। दूसरा, डीएनए फ्रेगमेंट्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज विल नॉट मूव टुवर्ड्स negative end cathode, DNA being negatively charged will remain stationed at the positive end anode of the agar block। तो इसमें अगर ब्लॉक जो है ये वाले, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और यहीं पर अगर हम सॉल्यूशन डालेंगे तो डीएनए का जो नेचर होता है वो नेगेटिव होता है, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो ये वहीं पे रहेगा जहाँ पे है। क्यों? क्योंकि ये डीएनए भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा ही क्यों? तो यहीं पर रहेगा, स्टेशन रहेगा, तो मतलब जैसा था वैसा ही रहेगा इधर पर मौजूद। बी यह पूछा गया है, द अबव सेटअप वाज मॉडिफाइड एंड अ बैंड विथ 250 बेस पेयर्स वर ऑब्टेन्ड एट एक्स। फिर क्या किया गया? इसमें मॉडिफाई किया गया उसमें सेटअप में, यानी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एंड में कुछ चेंज किया होगा जहां तक है। तो ये जो बैंड है यहाँ पर मिला, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, एक बैंड यहाँ पर मिला, यानी डीएनए ने मूव किया इधर को। इसका मतलब क्या है? यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया होगा, बना दिया गया होगा, और यहाँ नेगेटिव बनाया होगा, तभी ये मूव कर सकता है। तो इसका पहला आंसर यही है, बी का। पोजीशन ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड एनोड एंड द नेगेटिव टर्मिनल एंड कैथोड वाज इंटरचेंज्ड। जब तक ये चेंज नहीं करेंगे तब तक डीएनए बैंड नहीं बनाएगा, मूव नहीं करेगा। दूसरा, द फ्रेगमेंट विथ लीस्ट बेस पेयर्स विल गेट सेपरेटेड फास्टर एंड मूव फास्टर टू द एनोड एंड। ये है ये वाला आंसर। What changes were made to the previous design to obtain the band X? Why did the band appear at the position X? ये
क्या चेंज किए गए डिजाइन में और ये बैंड कैसे बना? तो इसका आंसर है द फ्रेगमेंट विथ लीस्ट बेस पेयर्स विल गेट सेपरेटेड फास्टर एंड मूव फास्टर टू द एनोड एंड। तो जो छोटा फ्रेगमेंट होगा, छोटा टुकड़ा होगा, वो ज़्यादा तेजी से मूव करेगा और ज़्यादा दूरी तक जाएगा, और जो बड़ा टुकड़ा होगा डीएनए का वो नज़दीक तक ही रहेगा यहाँ तक। तो ये था इलेक्ट्रोफोरेसिस से संबंधित ये क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है रिपीटेटिवली। तो आगे बढ़ते हैं, अलग अलग रूपों में इसे पूछा जाता है, इसलिए आप इसे समझ लीजिए। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर पूछेगा, इसे डिटेल में अलग इसका वीडियो में बना दूंगा, अभी हम शॉर्ट में इसको पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं, 28वां क्वेश्चन है, देयर वाज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम ड्यू टू अ न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन द एरिया, व्हाट वुड बी इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम, स्टेट एनी 3। तो किसी एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन नया बन रहा है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, बड़ा सा कुछ काम चल रहा है, तो वहां पर इकोसिस्टम में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? 3 इम्पैक्ट बताइए। तो आंसर है पहला, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट नए नहीं बनेंगे, उसमें कमी आ जाएगी। दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा लोअर्ड रेसिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल पार्टुबिशन सच एज ड्रॉट, यानी जो इन्वायरमेंट के जो हैजर्ड्स या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे सूखा या ऐसी दूसरी बाढ़ वगैरह जैसी समस्याएं, इनसे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा उस पर्यावरण का, उस एरिया का पर्टिकुलर। तीसरा चेंज होगा इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम्स, प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, ये जो चेंजेस हैं वो हो जाएंगे, यानी डिजीज साइकिल, पेस्ट, वाटर का यूज, प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है, ये सब प्रभावित हो जाएगी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जहां पर वो प्रोडक्शन या जहां पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में ये चेंजेस हो जाएंगे। वहाँ पानी का यूज़ बदल जाएगा, प्लांट जो प्रोडक्ट बना रहे थे उनमें चेंजेस आ जाएंगे, जो पेस्ट हैं या डिजीज़ हैं वो भी वहाँ पर बदल जाएंगे, उनकी साइकिल्स में चेंजेस आ जाएंगे। तो ये 3 इम्पैक्ट पड़ेंगे बायोडाइवर्सिटी में, उस इकोसिस्टम में। दूसरा क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 3 मेजर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता में जो कमी आ रही है, उनमें लॉस हो रहा है, उनके 3 कारण बताइए। तो पहला कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी जो रहने के स्थान है हैबिटेट, उनमें कमी हो रही है। मनुष्य रहने के लिए ज़्यादा मकान बना रहा है, सड़कें बना रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहा है, और फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, फ्रेगमेंट्स टुकड़ों में विभाजित हो गई है, अलग अलग जो एरियाज़ हैं, जैसे कहीं से बीच से रोड चले गई, तो बताइए इतनी चौड़ी हाईवे जो है 4 लेन 5 लेन चले गई, तो कहीं ना कहीं वो पार्टीशन हो ही जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया का, जंगल का और रहने के स्थान का भी। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज़्यादा हम एक्सप्लॉयटेशन जंगलों से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे काट रहे हैं अपने यूज़ के लिए, खेती की भूमि के लिए ज़्यादा या रहने के स्थान के लिए जंगलों को काट रहे हैं, और जो जीवों से भी हम काफ़ी प्रोडक्ट्स प्राप्त करना चाह रहे हैं, जैसे शेर हैं या हाथी हैं या गैंडे हैं, इस प्रकार के जो जीव हैं, जो रेयर स्पीसीज हैं, उनको मार रहे हैं ताकि हम और प्रोडक्ट्स प्राप्त कर सकें, ओवर एक्सप्लॉयटेशन उनका कर रहे हैं, इससे भी ये प्रॉब्लम्स बायोडाइवर्सिटी की लॉस की आ रही है। अगला, एलियन इन्वेजन स्पीसीज, यानी कभी कभी क्या हो रहा है कि बाह्य प्रजातियां किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आ जा रही हैं और वो एलियन स्पीसीज के रूप में वहां अपना कब्जा जमा दे रही है। जैसे अगर चीड़ किसी भी जंगल में होना शुरू हो जाए तो वो किसी और को पनपने नहीं देता, दूसरे पौधे को, पाइनस ट्री, तो पाइन ट्री यानी चीड़ अन्य पौधों को मार देता, समाप्त कर देता है। ऐसे ही गाजर घास जो आ रही है ना, और भी कई सारी प्रजातियां हैं, वाटर हाइसिंथ वगैरह, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दूसरे प्लांट्स को या एनिमल्स को प्रभावित करती हैं। अगला है को एक्सटिंक्शंस, यानी एक प्रजाति अगर विलुप्त हो जाती है तो दूसरी प्रजाति, उसके आसपास की जो प्रजातियां हैं जो उस पर निर्भर थी वो भी विलुप्त हो जाती हैं। जैसे डोडो पक्षी जब विलुप्त हुआ था, तो एक्सटिंक्ट वो हुआ था, तो कई दूसरी प्रजातियां भी उसके साथ साथ एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो को एक्सटिंक्शंस के कारण भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सेक्शन डी ये है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन अब आने वाले आ गए हैं, शुरू हो गए, 4 मार्क्स के हैं। तो इसमें अलग अलग पीडीओ में पेडिग्री चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, और इसमें ये है कैरियर मेल और ये कैरियर फीमेल, और जो काले वाले हैं ये अफेक्टेड मेल हैं, और गोल वाले काले अफेक्टेड फीमेल्स हैं, और जो ये सिंपल हैं ये नॉर्मल हैं। तो इनमें बताना है कि पहला क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस पैटर्न एग्जिबिटेड इन द पेडिग्री चार्ट व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो पेडिग्री चार्ट का स्टडी आप करेंगे
तो इससे कौन सा कंक्लूजन निकल रहा है और कौन सा ये रोग है, कौन सी डिजीज है और कौन सा ट्रेट है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर है एक्स लिंक्ड ये डिजीज है और रिसेसिव ट्रेट है। डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव है, क्योंकि ये कभी पूरी पीढ़ी में नहीं दिख रहा है, कभी आ जा रहा है और कभी ये नहीं दिख रहा है देखो पूरी पीढ़ी में। तो ये डोमिनेंट नहीं हो सकता। डोमिनेंट अगर होता तो हर पीढ़ी में ये दिखाई देता। तो ये रिसेसिव ट्रेट है और ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है। एक्स लिंक्ड का मतलब ये है कि एक्स लिंक्ड में वो फीमेल इसकी प्रभावित नहीं होती हैं अधिक और मेल ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये है एक्स लिंक्ड ट्रेट। इसके बाद बी, इफ द फीमेल इज होमोजाइगस फॉर द अफेक्टेड ट्रेट इन दिस पेडिग्री चार्ट देन व्हाट परसेंटेज ऑफ हर सन विल बी अफेक्टेड। अगर महिला होमोजाइगस हो किसी भी अफेक्टेड ट्रेट के लिए इस पेडिग्री चार्ट में, तो कौन सा लड़कों में जो सन्स में जो अफेक्टेड होने का जो परसेंटेज है उसमें क्या चेंज आएगा। तो आंसर होगा 100% वो अफेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर ऐसे आप दे सकते हैं कि जैसे एक्स एक्स है, ये फीमेल का क्रोमोसोम है और इसमें एक अगर अफेक्टेड होता तो ये वाहक के रूप में या कैरियर के रूप में काम करती हैं, जैसा कि इस चार्ट में है। लेकिन अगर दोनों ही अफेक्टेड हो जाएं तो जो फ्यूचर में एक्स और वाई यानी लड़का बनेगा, इसका क्रॉस जब होगा किसी पुरुष से एक्स वाई से, तो जो इन दोनों का बच्चा बनेगा उसमें जो एक्स होगा वो हमेशा फीमेल से ही जाएगा, क्योंकि मेल से तो वाई जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो पुत्र बनेगा वो अफेक्टेड ही होगा। तो 100% वो प्रभावित होगा हमेशा। अगला है सी, गिव द जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग 1, 2, 3 एंड 4 इन थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में जो जीव हैं ये या इंडिविजुअल हैं 1, 2, 3, 4, इनका बताना है हमने जीनोटाइप। तो 1 का तो होगा या तो एक्स वाई या एक्स डैश वाई, डैश मतलब एक्स वाई होगा या तो इसका इस वाले का, या एक्स वाई और एक्स नीचे से ये डैश दिया हुआ, यानी ये या तो अफेक्टेड होगा या नॉर्मल वाला होगा, करियर मेल या नॉर्मल मेल ये हो सकता है। दूसरा एक्स एक्स, ये है एक्स और एक्स और दोनों में अंडरलाइन नीचे है, इसका मतलब ये अफेक्टेड महिला है, यानी ये रोगी महिला है। इसके बाद तीसरा ये है लड़का है और ये एक्स और वाई है, काला है तो इसका मतलब ये एक्स हमेशा इसका अफेक्टेड होगा। तो एक्स को अंडरलाइन किया जा सकता है या गोला भी किया जा सकता है ऐसे। तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं एक्स वाई और इसे अंडरलाइन कर दो तो ये भी रोगी पुरुष है, या एक्स वाई और इसमें एक्स को गोला कर दो तो ये भी रोगी पुरुष है। तो दोनों तरफ से तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अगला है फोर्थ ये वाला, तो ये हो गया एक्स एक्स, महिला है तो एक्स एक्स और वो प्रभावित नहीं है तो इसके अंदर अंडरलाइन भी नहीं होगा या गोला भी नहीं होगा। तो ये चारों का जीनोटाइप हमने बता दिए। पहले का एक्स वाई या एक्स डैश वाई, दूसरे का एक्स एक्स दोनों ही अंडरलाइन होगा एक्स एक्स डैश, तीसरा एक्स वाई और जो एक्स है वो अफेक्टेड होगा और चौथा एक्स एक्स वो अफेक्टेड नहीं होगी। तो ये है जीनोटाइप इस थर्ड जनरेशन के जो अलग अलग पॉपुलेशन के इंडिविजुअल हैं उनका। आगे बढ़ते हैं 29वें का अथवा में एक क्वेश्चन आया हुआ है और में, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न आउट ऑफ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन विच वन हैज लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग द ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट्स, गिव अ रीजन। तो ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न पिछले चित्र में दिखाया हुआ था, तो नर और मादा में से किसमें कम है प्रोबेबिलिटी उस पेरेंट के ट्रेट को प्राप्त करने की। तो आंसर है द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल गेटिंग द ट्रेट इज लेस। फीमेल्स को जो ट्रेट है वो कम मिलेगा क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है लेकिन एक्स लिंक्ड है। तो एक्स लिंक्ड में फीमेल को जो कैरेक्टर है वो कम मिलते हैं, मेल को ज़्यादा मिलते हैं और मेल ज़्यादा रोगी होते हैं। द फीमेल विल गेट द ट्रेट ओनली इफ द मदर इज एटलीस्ट अ कैरियर एंड द फादर इज अटैच्ड। तो फादर रोगी हो और मदर कैरियर हो तभी, या रोगी हो, लड़की अफेक्ट हो सकती है, अन्यथा मेल्स तो अफेक्ट हो ही रहे हैं इसमें ज़्यादा। तो ये एक्स लिंक्ड ट्रेट इसलिए भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस ये हैं। द डाटा बिलो शोज द कंसंट्रेशन ऑफ निकोटीन स्मोक्ड बाय स्मोकर टेकिंग 10 पफ्स पर मिनट। तो इसमें 1 मिनट में 10 बार स्मोक जो करते हैं तो उसमें स्मोकर जो है उनमें निकोटीन की मात्रा यहाँ पर दिखाया हुआ है, कितने मिनट में कितनी सिगरेट्स की स्मोक उन्होंने लिए और उनमें निकोटीन की परसेंटेज कितना है मिलीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से। तो उसका एक ग्राफ दिया हुआ है, तो इसके आधार पर ही क्वेश्चंस के आंसर हमने बताने हैं।
तो पहला क्वेश्चन इसमें है, विथ रेफरेंस टू द अबव ग्राफ एक्सप्लेन्ड द कंसंट्रेशन ऑफ निकोटीन इन ब्लड एट 10 मिनट्स। तो 10 मिनट में ब्लड में निकोटीन की मात्रा कितनी होगी? तो आंसर है, कंसंट्रेशन ऑफ निकोटीन इज मैक्सिमम एट 10 मिनट्स पर कंसंट्रेशन ऑफ निकोटीन इंक्रीज्ड स्टेडीली इन द ब्लड टू रीच 45 मिलीग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 मिनट में देखिए ये सबसे ज्यादा यहाँ पर निकोटीन की मात्रा हो जा रही है। तो कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है स्मोकिंग करते करते। तो 10 मिनट में स्मोकिंग की जो कैपेसिटी है या 45 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो निकोटीन की मात्रा हो जाएगी ब्लड में। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ विल दिस अफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोबाउंड ऑक्सीजन इन 10 मिनट्स। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोबॉन्ड ऑक्सीजन यानी जो ब्लड आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन मिली हुई है उसके कंसंट्रेशन को 10 मिनट में कैसे प्रभावित करेगी? तो आंसर है, द कंसंट्रेशन ऑफ CO विल इंक्रीज रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ेगा जिससे कि ऑक्सीजन रिड्यूस्ड ऑक्सीजन होना चाहिए O2। तो ऑक्सीजन का लेवल जो है हीमोग्लोबिन में उसमें कमी आ जाएगी क्योंकि CO बढ़ रहा है फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। जब स्मोकिंग होती है तो ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है। तीसरा, हाउ डज सिगरेट स्मोकिंग रिजल्ट इन हाई ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज इन हार्ट रेट। तो सिगरेट की स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में इंक्रीज हो जाता है, कैसे? आंसर है, निकोटीन रिजल्ट इन स्टिमुलेटिंग द एड्रेनल ग्लैंड विच रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ एड्रेनलिन और एड्रेनलिन इन द ब्लड रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। तो एड्रेनलिन हमारे एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है और वो सिगरेट पीने से ज़्यादा सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए सिगरेट पी के कहीं ना कहीं एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन सीक्रेट होता है और हमें अच्छा एहसास होता होगा। इससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसलिए बार बार सिगरेट पी के, बहुत लंबे समय तक सिगरेट पी के हमें हृदय रोग हो जाता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 30। अच्छा, इसमें 30 का बी या उसे कह सकते हैं और अथवा में भी दिया हुआ सी का। हाउ डज सिगरेट स्मोकिंग रिजल्ट इन लंग कैंसर एंड एम्फीसेमा। तो फेफड़ों का कैंसर और एम्फीसेमा कैसे हो जाता है सिगरेट की स्मोकिंग से? आंसर है, केमिकल कार्सिनोजेंस कैंसर प्रोड्यूस करने वाले केमिकल्स होते हैं प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक आर द मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। तो फेफड़ों के कैंसर की मुख्य वजह है जो केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट होते हैं तंबाकू के धुएं में। तो द सिगरेट स्मोक इरिटेट्स द एयर पासेस ऑफ द लंग्स कॉजिंग देम टू प्रोड्यूस म्यूकस विच कॉजेज कफ रिजल्टिंग इन एनलार्ज्ड एयर स्पेसेस रिड्यूसिंग सरफेस एरिया लॉस देयर इलास्टिसिटी दस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग एम्फीसेमा। तो लंग कैंसर तो कार्सिनोजन की वजह से होता है, लेकिन एम्फीसेमा कैसे होता है? जब हम सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो लंग जो है म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और ऑक्सीजन कम हो जाती है अंदर। म्यूकस वो जो गंदा गंदा होता है, चिपचिपा पदार्थ जो नाक से भी निकलता रहता है उस टाइप का। तो उससे क्या होगा, कफ, खांसी और जो बलगम वगैरह भरना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे जो फेफड़ों की जो एयर स्पेसेस हैं वो फूल जाएंगे, हमारे अंदर वो म्यूकस भरना शुरू हो जाएगा और इलास्टिसिटी जो हमारे फेफड़ों की है वो भी कम हो जाएगी। तो म्यूकस ज़्यादा हो जा रहा है और वो ड्राई म्यूकस अगर होगा तो और भी ज़्यादा दिक्कत वाला है और बाद में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी और एम्फीसेमा होना शुरू हो जाएगा, लंग का जो है हार्डनिंग शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 31वां क्वेश्चन है, ट्रेस द इवेंट्स फ्रॉम कॉपुलेशन टू जाइगोट फॉर्मेशन इन अ ह्यूमन फीमेल। तो किसी भी महिला में जाइगोट बनना कहाँ से? पॉपुलेशन से। उस प्रोसेस को पूरा का पूरा बताना है। तो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और ये जो पॉइंट्स हैं वो आएंगे। इन पॉइंट्स को मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ये है एक चित्र, इसमें जब कॉपुलेशन होता है तो ये यहाँ पर है वजाइनल एरिया, ये तो यूटेरस है, यूटेरस के बाद यहाँ पर वजाइना आएगी नीचे। तो वजाइना में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्स होता है, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स जब होता है तो लिंग से वीर्य यहाँ पर आता है वजाइना में और वीर्य में जो स्पर्म्स होते हैं वो मूव करते हैं ऊपर की तरफ और यहाँ वो जाएंगे फैलोपियन ट्यूब तक, इधर तक, यहाँ पर तक जाते हैं फैलोपियन ट्यूब तक और यहाँ पर पहुंचते हैं। देखिए, तो यहाँ पर ये जो है अंडाशय यानी ओवरी है जहाँ ओवम बन रहा है। तो ये ओवम यहाँ से बनेगा और बाहर निकलेगा लगभग 10वें से 12वें दिन लगभग। और यहाँ फर्स्ट में अनफर्टिलाइज्ड
oocyte या अनफर्टिलाइज्ड एग के रूप में ये जाएगा फैलोपियन ट्यूब की तरफ। उसके बाद ये आगे जैसे ही बढ़ेगा तो ये जो स्पर्म यहाँ से आए हुए हैं ये इनको फर्टिलाइज करेंगे और वो फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनना शुरू हो जाएगा। बस यहाँ तक की स्टेज हमने बतानी। इसके बाद 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, फिर मॉर्यूला स्टेज, फिर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में यहाँ पर ये एम्ब्रियो, मतलब यहाँ पर जो है एम्ब्रियो के रूप में वो यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा, चिपक जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही चिपकता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो ये तो था चित्र के माध्यम से इसे समझना, लेकिन हम पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला पॉइंट है ड्यूरिंग कॉपुलेशन कोइटस मतलब सीमेन का निकलना। सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना। इंसेमिनेशन होता है सबसे पहले, वजाइना में सीमेन जाता है, योनि में वीर्य जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है द मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स एंटर इनटू यूटेरस एंड फाइनली रीचेज द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म पहुंचते हैं योनि से, वजाइना से। उसके बाद द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो एम्पुला के स्थान, जहाँ पर एम्पुला है, जो फिंगर लाइक देखा हमने, जहाँ पर ओवम अनफर्टिलाइज रखा हुआ था मतलब, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। दोनों साथ साथ आएंगे तो तभी ऐसा होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और ओवम का मिलना आपस में। ये प्रोसेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे बाद में बात करेंगे। तो स्पर्म और ओवम आपस में मिलता है और जो स्पर्म है उसके आगे एक एक्रोसोम होता है। ये जो स्पर्म आप देखेंगे, इसका ये हेड है और ये इसकी टेल है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होता है, लेकिन शुरुआत में एक यहाँ पर ये है एक्रोसोम। इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स जो एग की बाहरी लेयर है, जो ना पेलिस्यूडा, उसको हटाते हैं, उसे डाइजेस्ट कर देते हैं और इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है, जो उसके बाद आता है, वो न्यूक्लियस इसके अंदर जा पाता है। अगर यहाँ से छेद न बने इस एक्रोसोम के प्रोटीनिशियस एंजाइम से, तो वो न्यूक्लियस इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। जैसे ही एक न्यूक्लियस इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, उसके बाद इसकी जो बाहरी लेयर है वो हार्ड हो जाती है और दूसरा कोई भी स्पर्म इसके अंदर नहीं जा सकता। और इसके अंदर फिर न्यूक्लियस जो 23 क्रोमोसोम लिया हुआ था वो 46 क्रोमोसोम लिया हुआ बन जाएगा, क्योंकि 23 जो है स्पर्म से भी इसके अंदर चले जाएंगे और वो 43 क्रोमोसोम्स फिर जाइगोट कहलाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है एक हैप्लॉइड एग से डिप्लॉइड जाइगोट बनने की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये मेगास्पोर मदर सेल थी और वो मेगास्पोर मदर सेल 4 सेल्ड स्टेज में यहाँ पर पहुंची, पहले 2 फिर 4, और फिर यहाँ पर 3 ऊपर की जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगी और एक नीचे वाली बचेगी। फंक्शनल मेगास्पोर इसे कहते हैं। पहले मियोसिस यहाँ पर हो रहा है, मदर सेल थी जिसे मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, और जो मेगास्पोरोजेनेसिस इस प्रोसेस को कहते हैं हम। फीमेल स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो सैक है, उसके डेवलपमेंट को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी गुरु बीजाणु जनन। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल होती है 2n वाली, और यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें होते हैं, और इसमें मियोसिस होता है सबसे पहले, और वो 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। वो n नंबर वाली होंगी, हाफ हैप्लॉइड स्टेज वाली, हैप्लॉइड नंबर वाली, आधे गुणसूत्र रह जाएंगे, आधे क्रोमोसोम। तो उसके बाद 3 इसमें डिजेनरेट हो जाएंगी और एक मेगास्पोर बचेगा। उसमें फिर पहला माइटोसिस होगा, दूसरा माइटोसिस होगा, तो 1 से 2 सेल मतलब न्यूक्लियस, 2 से 4 न्यूक्लियस, 4 से 8 न्यूक्लियस यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, 8 में से जो बीच के 2 हैं वो पोलर न्यूक्लियस बनाएंगे, और ऊपर के 3 एंटीपोडल सेल्स, और बीच के 2 पोलर न्यूक्लियाई, और नीचे एक एग और 2 सिनरगिट्स वो बनाएंगे। ठीक है, और तीनों को मिला के कहेंगे एक एपरेटस। तो ये है पूरी की पूरी प्रोसेस एक मेगास्पोर मदर सेल के डेवलपमेंट की। इसी को यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है, इन पॉइंट्स को आप देख लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लिख लीजिए, और इसे यही जो प्रोसेस मैंने बताई है इसी को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द सेगमेंट ऑफ एमआरएनए गिवन बिलो। तो ये एमआरएनए दिया हुआ है, इसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों है। क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द स्टेप्स इन्वॉल्व टू मेक फुली प्रोसेस्ड HNRNA।
तो HNRNA कैसे बनता है उसके स्टेप्स को बताना है। तो इसमें आंसर है द HNRNA अंडरगोज प्रोसेसेस कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग फॉलो बाय स्प्लाइसिंग। तो कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग 3 प्रोसेस होती हैं, तब ये mRNA HNRNA में कन्वर्ट हो पाता है। इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड इज एडेड टू द 5' एंड ऑफ द HNRNA। तो एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड इसमें जोड़ दिया जाएगा कैपिंग में। उसके बाद मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका नाम है मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे जोड़ दिया जाएगा कैपिंग में उस mRNA के 5' एंड में। इन टेलिंग एडिनाइलेट रेसिड्यूज अबाउट 200 to 300 आर एडेड इन 3' एंड। तो दूसरा प्रोसेस होगी टेलिंग। तो पहली कैपिंग हुई जिसमें मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जोड़ा गया, फिर टेलिंग हुई जिसमें एडिनाइलेट रेसिड्यूज को जोड़ा गया 3' एंड में, और उसके बाद नाउ द HNRNA अंडरगोज अ प्रोसेस वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड टू फॉर्म mRNA कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो इंट्रॉन्स को हटा दिया जाएगा, एक्सॉन को जोड़ दिया जाएगा और वो स्प्लाइसिंग। तो 3 प्रोसेसेस यहाँ पर होंगे, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। इसको आप नोट कर लीजिए और इस चित्र को बना लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन से पहले एक बी में इसका क्वेश्चन है ऑप्शन में, जीन एनकोडिंग RNA polymerase 1 and 3 have been affected by mutation in a cell. Explain its impact on the synthesis of polypeptide, stating reasons. तो एक एंजाइम है जीन एनकोडिंग RNA polymerase 1 and 3। तो वो RNA polymerase 1 और 3 ये DNA की कॉपीज बनाने में हेल्प करता है, DNA से नई न्यूक्लियोटाइड्स उनकी अपोजिट एंड में बनाने में मदद करता है। तो हैव बीन अफेक्टेड बाय म्यूटेशन इन अ सेल। तो एक कोशिका में म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 1 और RNA पॉलीमरेज 3 इसमें कुछ परिवर्तन आ गया, इससे नए RNA के कॉपीज बनती थी। तो म्यूटेशन के कारण इसमें इफेक्ट हो गया। फिर क्या हुआ, तो इसमें पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस में क्या चेंज होगा, क्या परिवर्तन आएगा, ये पूछा गया है। आंसर है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विल नॉट हैपन। ट्रांसलेशन होगा ही नहीं। अगर ऐसा हो गया RNA पॉलीमरेज में अगर म्यूटेशन हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन तो होगा लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होगा। दस द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इज स्टॉप्ड, हैम्पर्ड। तो पॉलीपेप्टाइड नए बनेंगे नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस होगी ही नहीं। इसका कारण क्या है, RNA पॉलीमरेज इज ट्रांसक्राइब्ड rRNAs विच इज द सेलुलर फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जब तक rRNAs नहीं रिकम्बिनेंट RNAs नहीं बनेंगे ट्रांसक्राइब होके, तब तक प्रोटीन सिंथेसिस शुरू नहीं होगा। और दूसरा, RNA पॉलीमरेज 3 हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA विच इज द एडेप्टर मॉलिक्यूल एंड ट्रांसफर्स अमीनो एसिड्स टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जगह पर अमीनो एसिड्स को पहुंचाते हैं tRNA, और वही अगर एक्टिवेट नहीं होंगे तो फिर कोई काम नहीं होगा। तो ये म्यूटेशन होने पर कोई भी प्रोसेस ट्रांसलेशन की आगे नहीं बढ़ेगी। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ऑयल स्पिल इज अ मेजर एनवायरमेंटल इशू। ऑयल स्पिल का मतलब है कि जहाज, कहीं पर जो पानी के जहाज होते हैं वो तेल इधर से उधर ले जाते हैं समुद्रों में, तो वहां जब वो टकरा जाते हैं या डूब जाते हैं तो तेल पूरा का पूरा फैल जाता है, उसी को कहते हैं हम ऑयल स्पिल। इससे जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो सब मर जाते हैं और ऊपर सरफेस में बैठना शुरू हो जाते हैं, सड़ते हैं और बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। ऑयल स्पिल वो है। इट हैज बीन फाउंड दैट different strains of Pseudomonas bacteria have genes to break down the 4 major groups of hydrocarbons in oil. तो तेल में जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके 4 मेजर जो ग्रुप हैं उनको तोड़ने में Pseudomonas बैक्टीरिया काम कर सकता है, ऐसा देखा गया है। Trials are underway to use different biotechnological tools to incorporate these genes and create a genetically engineered strain of Pseudomonas, a superbug. तो एक सुपरबग बनाने के लिए कई सारे प्रयास जारी हैं और सुपरबग स्यूडोमोनास नामक जीवाणु से बनाया जा रहा है। टू ब्रेक डाउन द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन ऑयल। ऑयल के 4 मेजर हाइड्रोकार्बन जो तोड़ने हैं उनके लिए ये काम जारी है। वैज्ञानिक इसमें सर्च खोज कर रहे हैं। सच बैक्टीरिया माइट बी स्प्रेड इनटू ऑन टू सर्फेसिस पॉल्यूटेड विथ ऑयल टू क्लीन थिन फिल्म्स ऑफ ऑयल। तो जो पतली पतली ऑयल की फिल्म्स बन जाती हैं, परतें बन जाती हैं, उसको उस पॉल्यूशन को समाप्त करने के लिए ये बैक्टीरिया काम कर सकता है। तो इसमें एक क्वेश्चन है पहला, लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बैक्टीरिया फॉर सच बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडीज। तो जो सुपरबग होते हैं या
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑयल को खा सकें और जो ऑयल स्पिल्स हुए हैं उनको रोकने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडीज़ की जाती हैं, उसमें बैक्टीरिया को यूज़ करने का क्या एडवांटेज है। तो इसका आंसर है यू कैन ईजिली ग्रो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया, नो एथिकल इश्यूज हैव, प्लाज्मिड्स कैन ईजिली ट्रांसफॉर्म। तो ये कई सारे इसमें फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि बैक्टीरिया को हम बहुत लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करवा सकते हैं बहुत आसानी से। इसके अलावा एथिकल इश्यूज भी इसमें नहीं आते हैं, एथिक्स के कोई इश्यू, यानी इनको बैक्टीरिया को यूज़ करना कोई अपराध नहीं है और जीवों को इससे कोई हानि होने वाली है नहीं है। इसके अलावा प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जिनके द्वारा हम इनमें रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं, नए कैरेक्टरिस्टिक्स ला सकते हैं, जीवाणुओं में परिवर्तन कर सकते हैं बैक्टीरिया में कि वो ऑयल को खा सकें। और इसके अलावा इजीली ट्रांसफॉर्म, यानी उनमें गुणों का परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एडवांटेजियस हैं बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए ऑयल स्पिल्स की। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट पीसीआर वर कैरिड आउट। नॉर्मली जो जीन हमें मिलता है या डीएनए मिलता है उसके एम्प्लीफिकेशन के लिए, यानी उनकी बहुत सारी कॉपीज बनाने के लिए हम पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। द पीसीआर वॉज रन विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से उसमें काम होता है, विच वॉज फंक्शनल ओनली एट वेरी लो टेम्परेचर, और जो बहुत ही कम टेम्परेचर में फंक्शनल होता है। हाउ विल दिस इम्पैक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द पीसीआर जस्टिफाई। तो जो पॉलीमरेज एंजाइम है उसके लिए बहुत कम टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन पीसीआर में हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पीसीआर से एम्प्लीफिकेशन जीन का कैसे किया जाएगा। तो इसका आंसर है पीसीआर विल नॉट एम्प्लीफाई द जीन। इसमें हम पीसीआर का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इफ़ द पॉलीमरेज एंजाइम डीनेचर्स एट लो टेम्परेचर इट विल नॉट एबल टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर which is essential for separating, opening, unwinding, denaturing DNA strand to open। तो DNA को खोलने के लिए या अनवाइंड करने के लिए या सेपरेट करने के, अलग अलग करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है पीसीआर में। लेकिन अगर पॉलीमरेज एंजाइम वहाँ पर है तो हाई टेम्परेचर हमने नहीं करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर करना पड़ेगा। इसलिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर में हम इस क्या कहते हैं कि पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और दस सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ एक्सटेंडिंग द प्राइमर्स यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट विल नॉट अकर। तो प्राइमर के रूप में न्यूक्लियोटाइड्स उसमें नहीं जुड़ पाएंगे और साथ साथ कोई भी प्रोसेस आगे नहीं हो पाएगी अगर हम एम्प्लीफिकेशन करेंगे पीसीआर से, तो ये सफल नहीं हो पाएगा। तो ये है इसका आंसर। तीसरा है, इफ सच बैक्टीरिया आज आर स्प्रेड ऑन वाटर बॉडीज विद ऑयल स्पिल हाउ विल दिस हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, डिस्कस। तो अगर हम इस प्रकार के बैक्टीरिया को जिसमें हमने परिवर्तन कर लिया है ऑयल को खाने के लिए, ऑयल स्पिल को रोकने के लिए, जो गुण हैं वो अगर बैक्टीरिया में आ जाएं और हम उसमें चेंज करके उसमें ले आए ये गुण, तो उन्हें हम इन्वायरमेंट में जब डालेंगे या उस पर्टिकुलर एरिया में डालेंगे वाटर बॉडी में, तो ये इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट करेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इफेक्ट हमने बताना है। तो इसमें पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, ऑयल स्पिल कैन बी ट्रीटेड एंड द environment become better, cleaner, water becomes more potable, safe for aquatic forms, safe for water birds like sea quails। तो अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो ऑयल स्पिल्स ख़त्म हो जाएंगे और पानी क्लीन होगा और इन्वायरमेंट भी बचेगा और वाटर अधिक पोर्टेबल हो जाएगा, अच्छा शुद्ध हो जाएगा। इसके साथ साथ जो जलीय जीव जंतु हैं और जो पक्षी हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा वो पानी। और नेगेटिव इफेक्ट क्या है इनका प्रयोग करने से, इस प्रकार के जो सुपर बग हैं या ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें ऑयल को खाने की कैपेसिटी हमने पैदा की है, उनका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ सकता है कि बैक्टीरिया कैन म्यूटेट, कैन हार्म और अदर ऑर्गेनिजम्स। इनमें म्यूटेशन आ सकता है, म्यूटेशन मतलब सडन हेरिटेबल चेंज, यानी ऐसा परिवर्तन जो अचानक हो जाए और आनुवंशिक कई पीढ़ियों तक चलते रहे, तो उसमें कई नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकते हैं और बैक्टीरिया दूसरे जीवों को हानि भी पहुंचा सकता है
इसके अलावा जो नॉन वायरुलेंट फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं बैक्टीरिया की, वो वायरुलेंट भी बन सकता है, यानी किसी को मारने के काबिल भी बन सकता है। और इससे ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ सकती है, क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को वो मार सकता है, जिससे कि बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाएगी, उससे और ज़्यादा जीव जो है मरेंगे और समस्याएं देखने को आ सकती हैं। तो ये था 33वां क्वेश्चन। तो अभी हमने सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कर लिए हैं इस पेपर के। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स पर लिख कर। हम कोशिश करते रहते हैं इस चैनल पर कि बायोलॉजी की अच्छी से अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाई जाएं। और इसमें ये जो हमने अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करके आपको बताया, सैम्पल पेपर को, ये कई वर्षों तक काम आएगा और आप हर साल जो है इसका यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो का। और ये वीडियो कैसी लगी, खासकर मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए इसे बनाया है, क्योंकि बच्चे जो है होली के तुरंत बाद पेपर देने वाले हैं। और बायोलॉजी का ये पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसमें काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, और इसके कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप ज़रूर इसको रिपीटेटिवली देखें। हम और कोशिश करेंगे ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने की। तो फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अर्जुन की बायोलॉजी चैनल।